बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चा अपन जो सेल चैप्टर स्टार्ट करा अपन ने, उसमें अपन ने ऑर्गेनली स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो आज अपन मेजर ऑर्गेनली, देखो बच्चा मैंने आपको पहले बोला था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की जो ऑर्गेनली कंप्लीट होते ही मैं आपको मेजर ऑर्गेनली पढ़ाऊंगी। मेजर में आपके देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है ना, आप ध्यान से सुनना। अब अच्छा देखो कंफ्यूजन मत रखना कि मैम आप ऐसे पढ़ा, देखो मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में जिस सीक्वेंस में उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। हाँ कुछ एडिशनल होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो इस लेक्चर में मैं आपको राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोबॉडीज़, इन सभी इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा, क्योंकि बच्चा ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर का होगा, क्योंकि थोड़ा सा समझाने का टॉपिक ज़्यादा है, तो इसलिए आप भी अच्छे से समझना। खैर, और अगले लेक्चर में फिर अपन बाकी की जो बची हुई, जैसे न्यूक्लियस हो गया है ना, वैक्यूल, वैक्यूल क्या वो क्या बोलते हैं उसको, आपके सेंट्रियोल हो गया, छोटा मोटा जो बचा सीलिया फ्लैजिला हो गया है ना, छोटा मोटा आपके टॉपिक दे रखा है क्रोमोसोम के बारे में, फिर ये आपका बचेगा तो वो सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि न्यूक्लियस आपके सबसे एंड में दे रखा है, तो मैं सोचूँ कि न्यूक्लियस फिर आपको एंड में बताऊँ, ठीक है ना। तो पहले मेजर जो ऑर्गेनली बची हुई है ना बच्चा, उनको कर लेते हैं, ठीक है। देन फिर अगले लेक्चर तो कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर और ही रहे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करें, ठीक है। बाकी का जो बचा रहेगा क्रोमोसोम वाला, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं, वो सेल साइकिल यानी सेल डिवीजन में अपन अच्छे से और देखेंगे, ठीक है। लेकिन अपना मेन टॉपिक है ऑर्गेनली को कंप्लीट करना, तो उसी को अपन को इसको लेकर चलना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अभी काम करते हैं, सबसे पहले मैं चॉक ले लेती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आपको बोला कि मैं टॉपिक लिख देती हूँ कि अपन को कौन कौन से टॉपिक, तो अपन ने ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये तो कंप्लीट कर लिए थे। तो आज अपन को क्या क्या करना है, राइबोसोम करना है, ठीक है, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया करना है ना, क्लोरोप्लास्ट करना है, देन माइक्रोबॉडीज़ करनी है। तो एक काम करते हैं, ठीक है। अच्छा अब कंफ्यूजन मत रखना कि मैम आपने घर में सब सारी ऑर्गेनली पढ़ाऊँगी, जो मैंने आपको वो चार्ट में लिखवाई थी वो सारी ऑर्गेनली मैं आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको सब जो मेन ऑर्गेनली है वो कंप्लीट कराऊँ पहले, ठीक है। बाकी जो आपकी छोटी मोटी बची हुई रहेगी वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बच्चा, क्योंकि थोड़ा डिटेल है, तो अच्छे से समझना ना, थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, राइबोसोम वाला पढ़ेंगे, देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यानी जो प्लास्टिड है, और देन माइक्रोबॉडीज़ करेंगे, ठीक है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, फटाफट ये कंप्लीट हो भी जाएगा अपना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आज जो अपन पढ़ेंगे 4 ऑर्गेनली पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। हिम्मत रखना तुम थोड़ी सी, मैं भी हिम्मत रखूँगी, तुम भी हिम्मत रखना, ठीक है। तो चलो कितने हो गई थी, 1 2 3 4, चौथियाँ अपने पास वैक्यूल भी हो गया था, लास्ट में अपन ने वैक्यूल पढ़ा, और अब अपन पढ़ेंगे अपने पास 4th 5th नंबर की ऑर्गेनली है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। एम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, नीट में तो मतलब अब इतने डिटेल में नहीं आते, बट हाँ पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चा कि जो राइबोसोम होती है उसकी खोज किसने करी, ठीक है। इसको नाम किसने दिया, नामकरण वगैरह किसने दिया ना, पूछे जाते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। तो अभी अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें बता दूं कि जो राइबोसोम होता है वो एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ ये बात। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली कौन सी होती है, वो आपको ध्यान रखनी है, कौन सी होती है, राइबोसोम होती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताया मैंने आपको, और मैंने आपको ये बताया है कि इसकी जो खोज है, इसकी खोज करने से, इसकी खोज जो करी थी वो वैसे तो बहुत साइंटिस्ट थे कि किसने ऑब्जर्व करा, किसने आइसोलेट करा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी, पैलेट नाम के एक साइंटिस्ट ने करी थी। किसने करी थी, पैलेट। और यही आप उनका जो टर्म्स दिया था, उन्होंने ये बताया था कि जो राइबोसोम होती है एक स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है जो सेल के अंदर पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूँ, डिस्कवर्ड एक्चुअली में जो आपको ध्यान रखना है, डिस्कवर्ड बाय पैलेट, ठीक है बच्चा, पैलेट ध्यान रखना है आपको। इसीलिए, और इन्होंने ही क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स के छोटे ग्रेन्यूल्स, स्मॉल्स ग्रेन्यूल के रूप में बिखरे हुए रहते हैं, और है ना इसीलिए है ना राइबोसोम को पैलेडियन पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इन्हीं को पैलेडियन पार्टिकल्स भी कहते हैं, पैलेडियाज या पैलेडियन जो आपको बोल लो। तो क्वेश्चन आता है कि पैलेडियन पार्टिकल, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपके बहुत पहले पूछा गया था, बट पूछा गया था कि पैलेडियन पार्टिकल किसे कहते हैं, किस ऑर्गेनली को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, राइबोसोम को डिस्कवर किसने करा था, पैलेट
ने, और टर्म भी बाद में इन्होंने ही दी थी, ठीक है ना, तो टर्म भी इन्होंने दी थी, तो कंफ्यूजन नहीं है। डिस्कवर एंड टर्म किसने दी थी? पैलेट ने दी थी। चलो तो ये तो हो गया। अच्छा, अब अपन ये देखेंगे स्ट्रक्चर पढ़ने, स्ट्रक्चर बहुत अब आगे की बात है। अब अपन ये देखेंगे कि जो राइबोसोम होता है वो पाया कहाँ जाता है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चा देखो, मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो उसको प्लीज़ अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलो देखो, तो अब अपन बात करते हैं कि कहाँ पर मिलता है अपन को। तो पहले आपको मैं बता दूं कि जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूकैरियोटिक में, ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूकैरियोटिक में भी आपको देखने को मिलेगी। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आ जाए क्वेश्चन तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है एज वेल एज ये, है ना, यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। और देखो, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक में सेल में पाई जाती है। अच्छा, इसका फंक्शन आपको ध्यान है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, और कैसे करेंगे वो अपन आगे देखेंगे। अब सुनो बच्चा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आता है कि यूकैरियोटिक सेल की सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली का नाम बताइए। अब मैंने ये नहीं बोला कि एनिमल है, प्लांट है। अब आपको सुनो, अगर आपसे पूछे यूकैरियोटिक सेल की सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली का नाम बताइए, तो भले प्लांट हो या एनिमल हो, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली आपके राइबोसोम को ही दिया गया है। अगर आ जाए क्वेश्चन, अगर ऑप्शन में राइबोसोम हो तो राइबोसोम ही लगाना है अपन, और ऑप्शन में राइबोसोम ही होता है और राइबोसोम में आपके सही जाता है। तो क्या बोला मैंने कि जो आपकी जो राइबोसोम होती है वो एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली कहलाती है। ध्यान रखनी है ये बात आपको, ये होती स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली होती है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, ठीक है ना, अब लार्जेस्ट कौन होती है, एनिमल में कौन होती है, प्लांट में कौन होती है, ये जब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी। अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसके बाद मैं आपको उसमें बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है लार्जेस्ट वाला। तो स्मॉलेस्ट की बात कर ली अपन ने। तो अगर आपसे पूछे यूकैरियोटिक सेल की सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली बताइए, तो आप क्या बताओगे? राइबोसोम बताना, ठीक है बच्चा। चलो अब अपन आ जाते हैं इस टॉपिक पे। तो मैंने आपको बोला कि राइबोसोम सबसे छोटी होती है, और ये जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाई जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर बच्चे देखो क्या होता है, राइबोसोम क्या होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ना राइबोसोम का फंक्शन होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ फाउंड ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर फाउंड की अगर बात करें तो अपन दो जगह बात करते हैं, मैं इसका भी अलग छोड़ रही हूँ, इसको अभी आप बताऊंगी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रही हूँ तो यूकैरियोटिक सेल में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? दो जगह पाया जाता है। एक तो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, एक तो कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और उसके साथ साथ और कहाँ पाया जाता है? ये दो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली की सरफेस पे पाया जाता है। पहला है RER और दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी पहला तो है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है ना उसकी आउटर वाली, अरे बच्चा ये थी ना हमने बात करी थी, ये इनर वाली थी, ये आउटर वाली थी, तो इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये चीज़ मैं कंफर्म कर चुकी थी कि प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में ये केवल और केवल साइटोप्लाज्म में आपको दिखेगा बिखरा हुआ। ये आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बताया अपन ने? यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, जो मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ, जिसमें ये 3 जगह पाया जाता है। एक तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, RER या रफ एंडोप्लाज्मिक सरफेस पे प्रेजेंट होगा, और आउटर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर वाली जो सरफेस मेम्ब्रेन होती है उस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनकी सरफेस पे तो होगा नहीं, तो ये सिर्फ कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा प्रोटीन का जो ज़रूरत होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल को भी होती है, भले वो कम डेवलप है लेकिन क्या हुआ, प्रोटीन की ज़रूरत तो उनको भी होती है। ठीक है, चलो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि राइबोसोम कैसे होते हैं वगैरह वगैरह। अब देखो, राइबोसोम जो होता है वो एक सिंगल यूनिट से मिलकर नहीं बनता। राइबोसोम जो होता है वो ये मान लो कि अगर मैं और आपको अगर बोलना चाहूँ कि एक एडिशनल टॉपिक और बता देती हूँ मैं आपको, है ना, नोट करके एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि ऐसी ऑर्गेनेली बताओ, यूकैरियोटिक सेल की ऐसी ऑर्गेनेली बताओ जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मैंने क्या बोला कि यूकैरियोटिक सेल, आप लोग मैम यूकैरियोटिक में तो ये 3 जगह था ना, एक तो साइटोप्लाज्म था, RER में था, मैंने बोला बच्चा ऑर्गेनेली बताओ, ऑर्गेनेल के अंदर बताओ। ये तो सरफेस पे थे, RER के सरफेस पे था और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी सरफेस पे था। अरे मैं ये बोल रही हूँ कि ऑर्गेनेल के अंदर बताओ, कि ऐसे ऑर्गेनेल बताओ जिसके अंदर पाया जाता हो, किसके अंदर पाया जाता हो, तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूँ, नोट करके ये बात ध्यान रखना कि यूकैरियोटिक सेल की या के, ये जैसा आपको सही लगे, माइटोकॉन्ड्रिया
और क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिसके अंदर पाया जाता है, ना कि सरफेस पर। बच्चा ये दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। RER भी एक ऑर्गेनल, अब आप बोलोगे मैम RER भी तो ऑर्गेनली, अरे हाँ बच्चा है, लेकिन RER के सरफेस पे पाए जाते हैं, ना कि उसके अंदर ल्यूमन में पाया जाता है राइबोसोम। डिफरेंस ये है। तो अब मुझे एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और RER में क्या डिफरेंस, क्या सिमिलर है? आप बोलोगे मैम तीनों में ही राइबोसोम प्रेजेंट है। अब अगर आपसे पूछे कि अगर तीनों में राइबोसोम है तो फिर इनको अलग क्यों लिखते हैं, इनका एक डिससिमिलर फंक्शन चीज़ बताओ कि आखिर इन दोनों में है क्या। तो क्या बताओगे, RER पर तो राइबोसोम उसकी सरफेस पर होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वो मैट्रिक्स और जो स्ट्रोमा यानी लिक्विड पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आया समझ में? ये बात आप ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन सरफेस पे नहीं, उनके फ्लूइड पार्टिकल, जैसे उनका जो फ्लूइड पार्टिकल होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड पार्टिकल को बोलते हैं मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड पार्टिकल बोलते हैं, खैर अपन पढ़ेंगे स्ट्रोमा, उसमें होता है। तो ये मुझे चीज़ें बतानी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी बच्चा, ध्यान से समझना है ना, तो आपको समझ में आता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, क्लियर। चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बोला कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब ये बताने के लिए मैं अब एक चीज़ बताऊँ, राइबोसोम हमेशा ध्यान रखना कभी भी एक सिंगल यूनिट से नहीं बनता है, ठीक है ना, एक यूनिट लेस ऑर्गेनली होती है, यूनिट लेस ऑर्गेनली होती है, ध्यान रखना ये राइबोसोम आपको यूनिट लेस है, इसका मतलब मेम्ब्रेनलेस बात है। अच्छा और सुनो है ना, आपको ये बताऊं कि राइबोसोम जो होता है वो कभी भी सिंगल यूनिट से नहीं, सिंगल यूनिट से नहीं बनता। यूनिट्स का मतलब होता है बच्चा सिंगल सब यूनिट से बनता है, मतलब ये दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, कुछ ऐसा है ना, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, ये देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको हमेशा डोरेमोन जैसा दिखेगा, डोरेमोन जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एक होगी स्मॉल सब यूनिट और एक होगी लार्ज सब यूनिट। हमेशा ध्यान रखना, भले प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, दोनों के अंदर ही, यानी इसमें भी अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो इसमें भी स्मॉल सब यूनिट होगी और इसमें भी लार्ज सब यूनिट होगी, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं यूकैरियोटिक सेल में, इसमें भी सेम ऐसा ही होगा, इसमें भी क्या होगा बताओ, इसके अंदर भी स्मॉल सब यूनिट होगी और इसमें भी लार्ज सब यूनिट होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान, यानी ऐसा स्ट्रक्चर इसमें भी है, ऐसा स्ट्रक्चर इसमें भी है। लेकिन एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, हमेशा ध्यान देखना जब आप जब भी किसी सेल को देखोगे, है ना, जब भी आप किसी सेल को यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक किसी की भी सेल को देखना, हमेशा देखना अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा तभी ये दोनों आपस में जुड़ी रहेंगी, भले वो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो। मैंने क्या बोला, अगर सेल में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा तभी दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ती है, अदरवाइज ये दोनों अलग अलग रहती है। यानी जब आपकी सेल में कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो बच्चा स्मॉल सब यूनिट कहीं और है और लार्ज सब यूनिट कहीं और है, ये बात याद रखना। ये पूछा जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय ही ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के समय ही ये आपस में जुड़ते हैं, अदरवाइज ये अलग अलग रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, तो भले वो प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक को फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप ऐसा बोलना चाहो कि जो राइबोसोम होते हैं उसके 2 टाइप्स के होते हैं। राइबोसोम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होता है उसका 70S टाइप राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम थोड़ा ये मान लो कि कम है तो कम डेवलप है, तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, और 80S वाला जो तो यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम का टाइप पाया जाता है वो होता है 70S, ठीक है। अभी क्या है बताती हूँ मैं। और यूकैरियोटिक सेल में जो पाया जाता है वो पाया जाता है 80S टाइप का, ठीक है। अब ये S क्या होता है बताती हूँ। S होता है सिडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन ऐसा कुछ यूनिट बोलते हैं इसको, सेडिमेंटेशन यूनिट या सिडबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। सिडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, सेडिमेंटेशन की भाई ये कितने सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि अगर प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम है तो लास्ट स्मॉल सब यूनिट कितने की होगी और लार्ज सब यूनिट कितने की होगी। तो मैं आपको बताऊं कि देखो है ना, स्मॉल सब यूनिट जो प्रोकैरियोटिक की होती है वो होती है आपके, है ना, कितने की होती है 50S की, ठीक है। और जो लार्ज सब यूनिट होती है सॉरी बच्चा 30S की, ठीक है, और ये होती है 50S की।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने बोला कि इसमें ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। हाँ मैम बिल्कुल। स्मॉल प्रोकैरियोटिक की बात कर रही हूँ बच्चों, में किसकी बात कर रही हूँ? प्रोकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक में स्मॉल, ये स्मॉल दिख रही है तो स्मॉल होगी आपकी 30s की, आपने बोला, और ये होगी आपकी 50s की। तो मैम इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 80s होना चाहिए। तो यह 70 कैसे आया, यहाँ 70 कैसे आया? तो बच्चा इसका एक ही रीज़न है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये लार्ज सब यूनिट और ये छोटी सब यूनिट, ये इंडिविजुअली जब रहती है, मतलब जब ये अलग अलग रहते हैं तब तो 30 और 50 के होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल जब आप इनका रेट देखोगे ना, जब आप इनको लार्ज को अलग देखोगे, स्मॉल को अलग देखोगे, तो आपको 30 और 50 दिखेंगे। लेकिन जब आप इनको जोड़ के एक साथ देखोगे तो इनका टोटल आपको कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं अपने आप को दबा देते हैं, कुछ सेडिमेशन रेट गायब हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, ऐसा इसलिए देखने को मिलता है। तो जब आप इस पूरी सिंगल यूनिट को देखोगे तो ये आपको पूरी 70s की दिखेगी। मैंने क्या बोला कि जब आप इस पूरे को टोटल करोगे तब ये आपको 70s का दिखेगा। लेकिन जब इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे तो स्मॉल वाली को आपको 38 दिखेगी और लार्ज वाली 58। अब इतना दिमाग मत लगाना कि मैम इनको जोड़ने पे ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। कैलकुलेशन करने पर अगर ऐसा होता तो शायद ये कॉन्सेप्ट पेपर नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल सब यूनिट कितने सेडिमेंटेशन रेट या सिडबर्ग यूनिट होती है। तो आप इंडिविजुअली पूछे तो बताना, और अगर पूरा टोटल पूछे राइबोसोम तो आपको 70 का बताना। सेम यही कॉन्सेप्ट मैं आपको यूकैरियोटिक में बताऊंगी। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है? 80s है, तो जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है 40s की, ठीक है, और लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 60s की। यानी अगर कहना चाहें तो ये अपने पास ये है, ठीक है, तो ये तो होगा 40s का और ये होगा 60s का। अब आप सोच रहे हो कि मैम टोटल आना चाहिए 100 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब अपन इसको पूरा टोटल करके, जब इनको दोनों को जोड़ के देखेंगे तब हमें इसका एंड रिजल्ट कितना मिलेगा? 80s मिलेगा, ना कि 100 मिलेगा। लेकिन जब इंडिविजुअली देखोगे तो ये 40 होगा और ये आपके 60 होगा। तो ये वाला रॉन्ग है, इसको आप ध्यान रखना। समझ में आ गया आपको? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये किस तरह, तो आपको यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो नॉर्मली आपको आता भी होगा, तो ये मेरे को दिक्कत। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपसे पूछे कि यूकैरियोटिक सेल की क्या सभी में ही राइबोसोम पाया जाता है? आप बोलोगे नहीं। यूकैरियोटिक सेल में बच्चा मैमल कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। आप बोलोगे मैम राइबोसोम एब्सेंट? यस बिल्कुल। तो मैं आपको बता देती हूँ सूत्रों के हिसाब से, मतलब जो है मैं आपको बता देती हूँ। एक तो मैमेलियन मैच्योर स्पर्म में राइबोसोम एब्सेंट होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और एक मैच्योर आपके RBC, इन दोनों में आपके जो यूकैरियोटिक सेल की जो है ना मैमेलियन होती है, मैमेलियन ही है दोनों में, लिख देती हूँ इस बात को ना कि पहला ये एक्सेप्शन है बच्चा, एक्सेप्शन मान लो या कुछ भी मान लो, है ना। तो एक्सेप्शन है इसका मैच्योर मैमेलियन स्पर्म और मैच्योर मैमेलियन RBC, इन दोनों में एब्सेंट होता है राइबोसोम। ध्यान रखना बच्चा इसको, ठीक है। आया नहीं है बट फिर भी आप ध्यान रखो तो बढ़िया ही है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। मैच्योर मैमेलियन इसलिए लगाया बच्चा सिर्फ मैमल्स की, ठीक है, सिर्फ मैमल्स की बोल रही हूँ मैं, बाकियों का हमारे को ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो ये तो था अपना इंट्रो था एक तरीके से। अब अपन देखेंगे देखेंगे जुड़ते कैसे हैं, किसकी मदद से जुड़ते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं वगैरह वगैरह। अपन ये अब सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपन को देखनी। तो हटा दूँ इसको मैं, एक बार देख लो आप इसको। चलो उसको हटा देते हैं अब जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। चलो, तो आपको ये पता चल गया। चलो अब देखो बच्चा, अब क्या होता है अगर आपसे पूछे, जैसे अब ये हो गया, अब अपना इंट्रो था ये, अब अपन देखते हैं ना आगे, अपन स्टार्ट करते हैं। बच्चा देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बोला अब खुद सोचो। देखो अब यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बने, अगर सोचना चाहो। मैंने ये चीज़ क्यों नहीं मिटाई, क्योंकि यही अब इसी को चीज़ को ले। देखो सुनो, जब राइबोसोम जब ऐसे जुड़ते, एक मिनट, दोनों बराबर बना दें, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ये लो बस, अब ठीक है। हाँ मैम ठीक है। अच्छा देखो, जब आप इन दोनों को जब इंडिविजुअली देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसको ऐसे ना करके ऐसा बनाऊंगी, ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि लिखूंगी, है ना। तो देखो
अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? बच्चा ये है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और ये है, ठीक है, और ये है लार्ज सब यूनिट। अब आप बोलोगे मैम ये क्या चीज़ है? सब सुनते जाओ, बस सुनते जाने का काम है बस तुम्हारा। जब आप इन दोनों को देखोगे, ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखेंगे। स्मॉल सब यूनिट में यहाँ पर कुछ एक बल्ज जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है mRNA के लिए। अब आप बोलोगे मैम ये कहाँ से आ गया? अच्छा सुनते जाओ बस। लार्ज सब यूनिट को जब देखोगे तो आपको एक टनल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये एक टनल बोलो या चैनल बोल लो, ये टनल मदद करता है प्रोटीन को अंदर ले जाने के लिए। अब क्या है मैं सब बताती हूँ आपको, बस सुनते जाओ, ठीक है। क्या बोला मैंने कि स्मॉल सब यूनिट पे एक बल्ज जैसा स्ट्रक्चर होता है जो किसके लिए मदद करेगा? mRNA को जोड़ेगा। अब आपको पता है ना कि यहाँ दोनों सब यूनिट के बीच में यहाँ mRNA आएगा, पता है ये तो आपको। सॉरी यहाँ थोड़ा बना दिया मैंने, यहाँ बना दिया, यहाँ mRNA आएगा। तो बच्चा अब मैं आपको बात बताऊँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों में से अगर आपसे क्वेश्चन ये आ रखा है क्वेश्चन कि जब दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ती है तो कौन सी सब यूनिट mRNA से बाइंड करता है? तो ध्यान रखना, स्मॉल सब यूनिट जो होता है, स्मॉल सब यूनिट बाइंड्स विथ mRNA, यानी mRNA की बाइंडिंग साइट कहाँ होती है? तो ये क्या है? ये जो ये जो है ना, ये क्या है? mRNA बाइंडिंग साइट है ये, कुल मिला के। तो क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम के किस सब यूनिट पर mRNA बाइंडिंग साइट होती है? तो ध्यान रखना स्मॉल सब यूनिट पे, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। अब इस पे आ जाओ। अब आप सोच रहे कि मैम अब इसका तो बताओ कुछ। ये काम कुछ नहीं करता, इसके पास 3 जगह होती, 3 साइट होती। कैसे? देखो यहाँ पर बोले मैम इस बड़े वाले का तो कुछ करो, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, इसका मतलब तो नहीं बच्चा ये भी बहुत कुछ करेगा। इसके बाद 3 जगह होती है, एक होता है E, एक होता है P और एक होता है A। 3 साइड होती है इसके पास, ठीक है। E फॉर एग्जिट, P फॉर पेप्टाइल, मतलब जहाँ पर चेन बनेगी पेप्टाइल अमीनो असाइल, और ये है अमीनो असाइल वाली चेन। यहाँ से तो एंटर करता है, यहाँ से तो पेप्टाइल चेन, और ये है अमीनो असाइल चेन, ठीक है। अच्छा, तो ये वो जगह होगी जहाँ पर एक्चुअली में अमीनो एसिड की चेन जुड़ेगी, अमीनो एसिड की चेन जुड़ती है। बच्चा देखो अभी टेंशन मत लो, अभी सब समझाऊंगी डायग्राम बना के, बट जो बता रहे हो जिसको ध्यान रखो। दोनों सब यूनिट में जब आप इंडिविजुअली देखोगे तो स्मॉल सब यूनिट पे तो mRNA की बाइंडिंग साइड होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि mRNA जो प्रोटीन बनाने के लिए जुड़ता है तो किस सब यूनिट में जाके जुड़ेगा? स्मॉल सब यूनिट में। और लार्ज सब यूनिट में लार्ज वाला क्या करेगा? लार्ज सब यूनिट वाला क्या करेगा? mRNA को तो नहीं जोड़ेगा, लेकिन हाँ इसके पास 3 साइट्स होती है जो अमीनो एसिड, tRNA इतना तो पता है ना बच्चा, tRNA अमीनो एसिड को लेकर आता है। तो अमीनो एसिड की चेन कहाँ बनती है? वो यहाँ बनती है, इधर इस साइड में बनती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। अच्छा अब और सुनो, पता है आपको दोनों सब यूनिट को आपस में जोड़ने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोनों सब यूनिट को आपस में जोड़ने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, पहला है मैग्नीशियम, ठीक है, और दूसरा है राइबोफोरिन प्रोटीन। याद है मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी ER के अंदर, मैंने बोला था मैं राइबोसोम में आपको बताऊंगी। तो दोनों सब यूनिट को आपस में जोड़ने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है, एक तो मैग्नीशियम और एक राइबोफोरिन। अब सुनते जाओ, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कितनी चाहिए? तो मोलैरिटी चाहिए तो 0.001 मोलर कंसंट्रेशन चाहिए होती है इसकी। कितनी चाहिए होती है? लगभग 0.001 मोलर कंसंट्रेशन चाहिए होती है मैग्नीशियम की, ध्यान रखना, ठीक है। अगर इससे कम हो गया, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन अगर इससे कम हो गई तो क्या दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ पाएगी? नहीं जुड़ पाएगी। फिर अब क्वेश्चन आता है कि मैम अगर इससे ज़्यादा हो गया तो अब क्या करें? हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। चलो इतना तो समझ में आता है कि अगर इससे कम हो गई, लेस देन 0.001 मोलरिटी से कम हो गई, तब तो समझ में आता है कि दोनों सब यूनिट जुड़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो अब क्या होगा? तो उसका भी देखेंगे। तो इसको हटा दूँ इसको मैं, ठीक है। इसको मेरे को हटाना नहीं, मैं यहीं लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि समझाना है ये पॉइंट, ठीक है। तो 0.001 मोलरिटी से कम हो गई तो क्या हो जाएगा? डी अटैच्ड होगा। डी अटैच मतलब ये दोनों डी अटैच हो जाएंगे। समझ गए बात को? अरे भाई चलो एक काम करते हैं, रुको मैं लिख ही देती हूँ। और अगर 0.001 से ज़्यादा हो गया तो पता क्या होगा? क्या कंडीशन आएगी? अब सुनो, अब पता है क्या कंडीशन आएगी? ऐसे बहुत सारे राइबोसोम आपस में जुड़ेंगे। और अगर आपने थोड़ा सा भी 12th में पढ़ा हो
एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है पॉलीजोम्स। अब मुझे हटाना ही पड़ेगा क्योंकि वरना आपके भेजे में कुछ नहीं आना है। बच्चा अगर मैं ये एक राइबोसोम जोड़ रही हूँ, मुझे मैग्नीशियम चाहिए 0.001 कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन चाहिए, तब तो ये दोनों जुड़ेंगे। अगर इससे कम कर दिया तो ये आपस में दोनों के दोनों वापस हट जाएंगे। समझ गए इतना तो ठीक है। अब अगर मैंने 0.001 मोलरिटी से ज़्यादा कर दिया मैग्नीशियम को, ठीक है, तो पता क्या होगा, mRNA की चेन पर बहुत सारे राइबोसोम आके जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो ग्लू लगाया है वो बहुत ज़्यादा लगा दिया। समझ गए बात को? तो दोनों में डिफरेंस देखो, इस कंडीशन में तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और जब ये वाली कंडीशन आपको जब देखने को मिलती है ना, पॉलीजोम कहते हैं, ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीजोम कहते हैं। तो यहाँ से मैंने एक और टॉपिक समझा दिया आपको, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, एक mRNA पर आपको बहुत सारे राइबोसोम्स दिखेंगे। अब बहुत सारे राइबोसोम को आपस में जुड़ने के लिए, एक राइबोसोम, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जुड़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता थी, मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता है 0.01 मोलरिटी से ज़्यादा, ठीक है। आ गया समझ में? तो अगर 0.01 की ज़्यादा हुई तो पॉलीजोम बनेगा। लेकिन अगर 0.01 कंसंट्रेशन मैग्नीशियम की कम हो गई तो ये जो बचे कुचे है ना, वो खुद भी कम। अरे भाई ये होना जरूरी है ना, अभी मैंने आपको आते क्या बोला कि राइबोसोम जो होता है जब प्रोटीन सिंथेसिस करता है तब भी आपस में जुड़ता है, बाकी तो अलग अलग होगा ना। तो तुम तो थोड़ा सोच के देखो कि अपन जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं तब तो चलो 0.01 कंसंट्रेशन चाहिए, और अगर ज़्यादा करवाना है तो पॉलीजोम बनाना है तो उससे ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर मान लो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गया तो दोनों राइबोसोम को अलग अलग भी तो करो भाई। तो अलग अलग करने के लिए मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन क्या करो, 0.01 कंसंट्रेशन से कम कर दो, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वापस ज़्यादा लिया होगे, वापस ये बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉलीजोम बनने के लिए मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन 0.01 मोलरिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या ये आपके पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अब भी ध्यान रखो थोड़ी चीज़ों को, ठीक है। तो पॉलीजोम क्या होता है, एक ये बोलो फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। यहीं से ही आपका प्रोटीन बन के बाहर निकलेगा। और यही क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन सिंथेसिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम बताइए, और वो होता है अपने पास पॉलीजोम। क्लियर हुआ? पॉलीजोम को पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी कैसे बना मैंने आपको बताया, अब मैंने आपको कोई फंक्शन नहीं बताया, अभी बताऊंगी एक साथ, बट मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ वो समझो। पहला, मैं वापस बोलती हूँ बच्चा, दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम और राइबोफोरिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कम है तो दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम कंसंट्रेशन आप ज़्यादा दे रहे हो तो वो तो जुड़ेगा, उसके साथ साथ दूसरे राइबोसोम को और जोड़ता हुआ चला जाएगा, जिससे पॉलीजोम बनेगा या पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन होगा। और ये आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर हो गया? अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैंने चीज़ क्यों नहीं मिटाई। याद करो, अगर मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछूँ, मैं वैसे तो मैं खुद ही बताऊंगी, अगर आपसे सिंपल से क्वेश्चन अगर आए दिमाग में, तो देखो साइटोप्लाज्म में तो खुद तैरता हुआ है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम तैरता हुआ नजर आएगा, लेकिन आरईआर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर पे तो ये अटैच्ड है ना। और कल मैंने यही चीज़ आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि आरईआर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, अगर उसके पास जुड़ा हुआ मतलब अगर वो जुड़ा हुआ है उसकी मेम्ब्रेन के साथ, तब भी आपको राइबोफोरिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो राइबोफोरिन प्रोटीन एक तो यहाँ जरूरत है, और दूसरा इन दोनों के ऊपर भी जरूरत है ताकि राइबोसोम को जोड़ सके अपने ऊपर, ठीक है। तो आरईआर की सरफेस के लिए भी मुझे राइबोफोरिन चाहिए। और एक और बात और बता दूं जो मैंने बताई थी कि आरईआर और न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, उसकी मेम्ब्रेन पे कौन सा राइबोसोम की कौन सी यूनिट जुड़ती है, लार्ज सब यूनिट जुड़ती है। तो जो लार्ज सब यूनिट है ना, ये लार्ज सब यूनिट यही जुड़ती है किसमें, आपके सरफेस पर। स्मॉल सब यूनिट नहीं जुड़ती, ध्यान रखना इस बात को। ये चीज़ मैंने आपको कल भी पिछले लेक्चर में भी कंफर्म करी थी और अब भी बता रही हूँ, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके आ रखा है, तो मैंने ये जो कॉन्सेप्ट बताया है बच्चा, ये ध्यान रखना। रट लो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट आपको याद होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट याद रखो तो ज़्यादा बेटर है बच्चा, तो कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़, तो आरईआर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जोड़ने के लिए आपको राइबोसोम की आवश्यकता है। क्या इन दोनों के लिए मुझे राइबोफोरिन की आवश्यकता है? नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये सरफेस पे थोड़ी ना अटैच होते हैं, ये तो इनके मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, सेम एज साइटोप्लाज्म। तो मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है। जरूरत कहाँ होगी? सिर्फ यहाँ इस जगह होगी, लेकिन वहाँ पर जोड़ने के लिए मुझे राइबोफोरिन भी चाहिए होगा, ठीक है।
तो आई होप का समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद तो है थोड़ी बहुत कि तुम्हारे भेजे में कुछ गई तो होगी। वैसे मुझे उम्मीद तो वैसे करनी नहीं चाहिए वैसे किसी से, लेकिन फिर भी क्या करें, कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी उम्मीद कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आया समझ में आपको? अब कंफ्यूज मत हो। ई फॉर एग्जिट है, पी फॉर पेप्टाइड, पेप्टिडिल है, पता नहीं पेप्टाइडिल होता है, मैं लिख दूंगी, मुझे इंग्लिश आप लोग जाते हो, और ए फॉर अमीनो असाइल साइट होती है। तो मैं लिख देती हूँ, फिर तुम बोलोगे मैम ने लिखा नहीं, कहाँ लिखूँ मैं? एग्जिट, पेप्टाइडाइल, और ए फॉर अमीनो असाइल साइट, ठीक है। बस ये याद है। अभी कैसे काम करते हैं देखो, ज़्यादा है नहीं इसका लेंदी, अपना प्रोटीन सिंथेसिस वाला टॉपिक अभी इसमें है नहीं, तो मैं इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है अभी आपको, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूँ, एक बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। जब कोई दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, जब कोई दो बड़े बड़े पार्टिकल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो क्या हम उनको डाइमर बोल सकते हैं? आप बोलोगे यस मैम बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ज़रा मुझे, अगर मैं तो ऐसे नॉर्मली पूछ रही हूँ, तो अगर आप यहाँ इस पूरे बोर्ड को देखो ध्यान से, तो यहाँ डाइमर कहाँ बन रहा है और किस कंडीशन में बनेगा, तो आप शायद आंसर अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ बन रहा है डाइमर, देख लो। तो जब मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन 0.01 मोलरिटी से ज़्यादा होगी तो क्या बनेगा? डाइमर बनेगा, डामर नहीं डाइमर बनेगा, डाइमर, ठीक है, क्या बनेगा? डाइमर बनेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले आ रखा है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रख लेना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, तुम बुद्धि लगा लेना, ठीक है। अच्छा, अरे हाँ मैं एक चीज़ तो बताने भूल गई कि मैम राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोसोम एक तो आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, ये तो पता है आपको मैम, राइबो प्रोटीन और राइबोसोमल प्रोटीन और आपके आरआरएनए का बना होता है, राइबोसोमल आरएनए और राइबो प्रोटीन का बना होता है। तो ये वाला मैं लिखने, फिर भी ध्यान रखना, एक तो आरएनए का प्लस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना बच्चा, तो ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में क्या है क्या नहीं है मैम, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक और बेसिक चीज़ बता देती हूँ, फिर मिटाऊँ, क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है तो ये बता देती हूँ, फिर अपन इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, कहाँ गया आपके, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। देखो बच्चा, मैंने बोला यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपके प्रेजेंट होगा क्या? राइबोसोम, ये बात आपने बोली। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा था? 70S का, कैसा था? मिटाई दिया, कैसा था आपके? 70S का था ना। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है, यूकैरियोटिक सेल में ऐसे ऑर्गेनेल बताइए जहाँ पर प्रोकैरियोटिक वाला राइबोसोम पाया जाता है। तो आपको बताओ कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में प्रोकैरियोटिक जैसा राइबोसोम पाया जाता है, ध्यान रखना। और चलो मैं अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही समझाऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, ये वाला बार अभी नहीं बताऊँ, फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा, जब ये समझाऊंगी तभी बताऊंगी मैं। तो अभी सिर्फ ध्यान रखो, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम है, लेकिन किसकी तरह? सिमिलर है, प्रोकैरियोटिक 70S राइबोसोम है। कैसा है? 70S राइबोसोम, इन दोनों में कैसा है? 70S राइबोसोम होता है। तो अगर आपसे पूछे कि यूकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है तो आप बोलोगे यस होता है, यूकैरियोटिक के ऑर्गेनेली में होता है। अरे भाई यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में तो 80S ही होगा, ध्यान रखना इस बात को। भाई देखो, ये अपने पास सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस है। तो भाई यूकैरियोटिक सेल के खुद के पास जो राइबोसोम होगा वो तो 80S है साइटोप्लाज्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होगा वो 70S है, और क्लोरोप्लास्ट में भी होगा तो वो भी 70S होगा। समझ में आया? आई होप आपके भेजे में कुछ आई होगी, उम्मीद करती हूँ तुम्हारे भेजे में कुछ आई होगी। बता दो अब इसको, चलो एक बार देख लो अब इसको। अभी फंक्शन तो कैसे करते हैं, मतलब इजी है, अब कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। फंक्शन तो क्या बताना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, समझाने लायक हो गया बस, जो मेन मैंने समझा दिया। प्रोटीन सिंथेसिस में अभी नहीं बताने वाली, प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं इसमें, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, मैं इसको थोड़ा हटा कर बता देती हूँ कि किस तरीके से जुड़ता है ये, ठीक है, किस तरीके से प्रोटीन बनता है। देखो जब प्रोटीन बनना होता है तो ये होती है लार्ज सब यूनिट, और ये होती है अपने पास स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। यहाँ आके mRNA जुड़ता है, ये mRNA है, कहाँ जुड़ेगा, कहाँ बाइंडिंग साइड होती है mRNA की? स्मॉल सब यूनिट में, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर टनल होता है, यहाँ होती है E साइड, यहाँ होती है P साइड, यहाँ होता है A साइड। जो अब अमीनो एसिड को लेकर आना है, तो अमीनो एसिड को कौन लेकर आता है? tRNA। कौन लेकर आता है? tRNA लेकर आता है, ठीक है।
टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आता है तो वो किस जगह आकर अटैच होगा, इस जगह। तो देखो कुछ इस तरीके का होता है, ये पी है, 1 2 3 और ये 4, और ये यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ा, ठीक है। अब ऐसा एक और आएगा, यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं कोडोन्स, एंटी कोडोन और कोड जुड़े रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड आएगा जो टीआरएनए लेकर आएगा, ठीक है। हाँ, अब ये अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इधर खसक जाएगा, फिर नया आता जाएगा, और इससे यहाँ पर अमीनो एसिड की चेन बाहर निकलती जाएगी, और अमीनो एसिड की जो चेन होगी वो इस टनल के थ्रू नीचे आएगी, इस टनल के थ्रू नीचे आएगी, ठीक है। इसलिए टनल होता है, बस इतना ध्यान रखो बच्चा, ठीक है। और बात ज़्यादा ध्यान दिमाग नहीं लगाना, मैं फिर बोल रही हूँ, समझ में आ गया आपको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चा बहुत भी ज़्यादा डिटेल में है कि परसेंटेज वगैरह जो भी है ये आपको पूछा नहीं जाता है, तो आपको ध्यान भी नहीं रखनी है, ठीक है। आता नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ ये चीज़, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि मैम ये क्या था फलाना डिगाना, फिर तुम बोलोगे, ठीक है। एक बात और बता दूँ मैं आपको कि ना 70S राइबोसोम के अंदर 70S, देखो ध्यान से, 70S जो राइबोसोम होता है उसमें rRNA की जो नंबर होता है वो 60 से 65% होती है, ठीक है। और बाकी जो प्रोटीन होता है 30 से 45 होता है। लेकिन जो 80S होता है, देखो मैं आपको लिख देती हूँ, याद रख लेना। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, बस लास्ट है, बस हो गया ये, है ना, राइबोसोम कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो बच्चा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, 70S और 80S राइबोसोम में, मैंने आपको बोला राइबोसोम किसका बना होता है, rRNA प्लस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और 80S में भी rRNA होगा और प्रोटीन होगा, ये बात मैंने बोली, ठीक है। एडिशनल है ये बहुत, ठीक है, सुन लो। फिर भी rRNA जो 70S में प्रेजेंट होता है वो होता है 60 से 65% rRNA होता है, और प्रोटीन होता है 30 से 40%, ठीक है। 80S के अंदर अपने पास जो rRNA होता है वो लगभग होता है 45 से 50%, लगभग इतना होता है, और प्रोटीन में होता है 55 से 45%, लगभग इतना माना जाता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी और कुछ ध्यान नहीं रखना आपको, इतना कर लेना बहुत है तुम्हारे लिए, इतना ही कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। चलो, तो ये अपना राइबोसोम कंप्लीट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया वाला। माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हिम्मत रखो, है ना, हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको मिटाएं अपन, देख लो एक बार, इसको हो जाएगा बच्चा, टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ते जाओ, सब समझ में आता जाएगा। करें अब, चलो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फटाफट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो पूरा साफ कर देते हैं हम बोर्ड को। चलो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें हम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कितना हो गया, 5th 6th वाला ना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बच्चों को कुछ याद हो ना हो, ये जरूर याद होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा, दूसरा सुनते जाओ, सुनते जाओ, साथ तो बस सुनने का काम करो तुम, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो डिस्कवरी जो करी थी वो कॉलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था, बस माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म दिया था वो किसने दिया था, बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत नाम दिए गए, बहुत साइंटिस्ट ने बहुत नाम दिए। अच्छा एक चीज़ और बता दो, इसमें खोज किस में करी थी भाई, कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने जो थे, उन्होंने एक इंसेक्ट पता है, कीड़ा इंसेक्ट की मसल सेल होती है जिसका नाम उन्होंने दिया था फ्लाइट मसल सेल। ये एक मसल नाम है। अब इसके बारे में डिटेल में तो मैम क्या है, इतना ध्यान रख लो कि ये जो कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर फ्लाइट मसल सेल्स होती है, उनके अंदर इसको देखा था, बस इतना ध्यान रखो, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। डिस्कवरी टर्म माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था, बेंडा ने। लेकिन बच्चा बहुत से ऐसे नाम आए, जैसे बायोप्लास्ट, तो जो अल्टमान जी ने भी इनकी खोज करी थी, एक तरह डिस्कवरी में इनका भी नाम आता है, लेकिन इन्होंने जो टर्म दिया था वो बायोप्लास्ट दिया था,
बायोप्लास्ट टर्म दी थी माइटोकॉन्ड्रिया को। बच्चा ये मैं इसलिए बता रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन, अल्टमान जी के बारे में है ना, बायोप्लास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और भी बहुत सारे थे, जैसे फीला नाम भी दिया था, फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। लेकिन आपको ये दो नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक तो अल्टमान जी ने टर्म दिया था, इन्होंने भी डिस्कवरी करी है ना, ऐसी बात नहीं है, डिस्कवरी तो इन्होंने भी करी थी, इसलिए फिर इन्होंने बायोप्लास्ट नाम दिया। लेकिन एक्चुअल डिस्कवरी के बाद एक्चुअल समझाया था आपके कॉलिकर जी ने, फिर बाद में बेंडा जी ने एंड में नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को है ना प्लांट सेल में लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नाम दिया है, मतलब पहले जब नाम दे देते तो उसको लिपोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता था, ठीक है। अच्छा चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अब पहले बात तो बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक ऐसी ऑर्गेनेली है ना। पहले बात तो बता दूं कि अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कहलाती है, ठीक है। तो अब लोग में फर्स्ट न्यूक्लियस, फर्स्ट है न्यूक्लियस, सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया और सबसे स्मॉलेस्ट राइबोसोम। प्लांट सेल में ये थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कहलाती है। तो आप लोग मैम दूसरी क्लोरोप्लास्ट और फर्स्ट न्यूक्लियस, ठीक है। अब आप लोग वैक्यूल, बच्चा वैक्यूल दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन अगर उसको साइज और ऐसे कंपैरिजन करके देखें ना तो वैसे वो छोटा ही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो होता है आपके कुछ इस तरीके का पाया जाता है। क्वेश्चन आता है बच्चा, यहाँ से पूछ लेते हैं, इसलिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रही हूँ मैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। ये तो बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो बताया आपको ये कैसी है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है ये, ध्यान रखना है ना, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसे बायोप्लास्ट भी कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात और सुनो, है ना। अगर इसका शेप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप ऐसा कुछ दे रखा है, पता नहीं ये आपके है नहीं, बहुत पहले आता था ऐसे अजीब व गरीब क्वेश्चन, अब नहीं पूछते ऐसे। सिलेंड्रिकल शेप है इसका और सॉसेज शेप भी ऐसा कुछ लिख रखा है, आपके पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, तो आप ध्यान मत रखना, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, काम की बात करते हैं, अब तो बातें करेंगे। अब देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है, और हाँ ये लार्जेस्ट वाले तो लिख दूँ, सेकेंड फिर बोलोगे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन एनिमल सेल एंड थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन प्लांट सेल, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी हुई इसमें? फर्स्ट हुई न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें हुई आपको ये ध्यान रखनी है, हाँ, फर्स्ट होगी न्यूक्लियस, फर्स्ट होगी न्यूक्लियस और सेकंड होगी अपने पास क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वैसे तो क्लोरोप्लास्ट दोनों से ही बड़ी होती है देखा जाए तो, क्लोरोप्लास्ट ही ऑर्गेनेली ऐसा माना जाता है कि अगर आपसे एनिमल सेल में अगर बड़ी ऑर्गेनेली पूछे और ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट हो तो क्लोरोप्लास्ट लगाना, लेकिन अगर एनिमल सेल में पूछे तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं, तो फर्स्ट न्यूक्लियस होगा और सेकंड फिर होगा अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, कहाँ यहाँ बना दूँ, यहाँ बना देते हैं ना। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास, ठीक है। और इसमें आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनर जो मेम्ब्रेन होती है ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और दोनों के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है, तो पता है आपको, ठीक है। अब काम के बाद देखो, यहाँ पर होता है मैट्रिक्स और ये होता है सेमी फ्लूइड, पूरी तरह से फ्लूइड ही नहीं होता, ध्यान रखना, फ्लूइड के साथ साथ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। चलो देखो अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, तो जो फोल्ड करके एक बनाती है, एक ऐसा है ना पीक बनाती है, तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्रिस्टा, ये क्रिस्टी जैसा आप बोलना चाहो, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। और इसी क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? अपने एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो एंजाइम्स कौन से होते हैं? ऑक्सीजोम्स। तो क्वेश्चन आता है ऑक्सीजोम्स एंजाइम। अच्छा, ये ऑक्सीजोम क्या होता है? अब दिमाग में मत लगा, ऑक्सीजोम एंजाइम अपने वही है F1 और F2 पार्टिकल, F0 एंड F1 पार्टिकल्स, जो एक तरीके के एंजाइम ही होते हैं। अरे भाई मैंने आपको भले प्रोटीन में समझाया था ये चीज़, लेकिन प्रोटीन भी तो एंजाइम के बने होते हैं ना, बात तो एक ही है,
ठीक है। तो F0 और F1 पार्टिकल को दोनों को मिलाकर एक्सोसोम्स कहते हैं, ठीक है, जो ATPase यानी ATP बनाने का काम करेंगे, ठीक है। तो बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्रिस्टा के ऊपर ये क्वेश्चन आ रखा है, क्रिस्टा के ऊपर आपके पास है। वैसे तो एंजाइम इसमें भी होते हैं, वही मैट्रिक्स में भरपूर एंजाइम पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर भी एंजाइम्स होते हैं। तो आपको मैंने बोला था कि मैक्सिमम एंजाइम्स किस ऑर्गेनल में पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? बच्चा रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की मदद से किसी भी रेस्पिरेटरी फ्यूल को तोड़कर एटीपी सिंथेसिस करना, और वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, बाहर से ऑक्सीजन को इनटेक करेगी और फिर CO2 को बाहर निकालेगी। अब याद है आपको रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करती है। अब मैं लिखूंगी, पहले समझो। देखो अपन ने इसको यूं ही नहीं बोला पावर हाउस द सेल। देखो अपन जो खाना खाते हैं, जो भी अपने ग्लूकोज वगैरह कुछ भी खाया, वो आपकी बॉडी में गया, आपकी बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद अब क्या होगा बच्चा, बॉडी में जाने के बाद अब वो क्या करेगा, मतलब है ना, आपके ब्लड के थ्रू आपके हर एक सेल में जाएगा। तो बच्चा आपको अगर ध्यान हो, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब मैं ज़्यादा एनारोबिक की बात नहीं करूँगी, मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ, सुनो है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना, अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज टूटा है, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटता है और पायरुविक एसिड बनाता है, और इसकी साइट होती है साइटोप्लाज्म, ध्यान हो तो, ठीक है। मैंने क्या बोला, एरोबिक रेस्पिरेशन की 4 प्रोसेस होती है। फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, है ना, सेकेंड आपके सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, है ना, थर्ड आपके बोलते हैं ETS, और फोर्थ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बच्चों जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड नहीं करती, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इतना भी बोल सकते हो, उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाकी की जो 3 प्रोसेस होती है वो तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, आपके साइटोप्लाज्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑक्सीजन की मदद से उस रेस्पिरेटरी फ्यूल को तोड़ के ATP बनाएगी। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ के पायरुविक एसिड में तोड़ता है। ये बात तो बच्चा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों की, क्योंकि अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं तो इन तीनों की बात करेंगे। क्रेब्स साइकिल जो होगी वो कहाँ होती है, आपकी यहाँ पर कहाँ होती है, मैट्रिक्स में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, आपके मैट्रिक्स में होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन फिर ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपकी मेम्ब्रेन के बीच में और मेम्ब्रेन पे होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्रेब साइकिल के समय और ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइल के समय किसकी जरूरत होती है, एक तो ऑक्सीजन की। तो मैंने बोला तो ऑक्सीजन इंटेक होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन इंटेक होता है। और अगर आपको ध्यान हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड रिजल्ट में CO2, वाटर और एनर्जी बनती है। तो भाई CO2 कहाँ से बना, CO2 इस रिएक्शन से CO2 बाहर निकलेगा, तो CO2 ये रहा। दूसरा बनेगा पानी, पानी बनेगा ETS से, याद है कुछ, ETS बनता है दोनों मेम्ब्रेन के, यहाँ ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में होता है ETS की प्रोसेस, ठीक है। समझा रही, समझ लो ध्यान से। क्रेब साइकिल क्या होती है, मैट्रिक्स में। क्रेब साइकिल कहाँ होती है, क्योंकि क्रेब साइकिल करने के लिए बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता होती है, और मैंने आपको बोला कि मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ होगी क्रेब साइकिल। दूसरी होती है ETS, ETS कहाँ होती है, यहाँ पर, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है अपने मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इनका पैटर्न चलता है, और देन फिर बाद में ATP बाहर निकल जाती है और फिर अपनी बॉडी के अंदर जाएगी। अब सुनते जाओ है ना। दूसरा मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पर ऑक्सीजन आती है और CO2 बाहर निकलेगी। आपको अगर ध्यान हो, रेस्पिरेशन में एक रिएक्शन होती है, ग्लूकोज प्लस O2 इज इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O प्लस ATP। अब CO2 कहाँ से बना, ये रहा CO2 बाहर निकलेगा CO2 बनेगा TCA से। कहाँ से निकलता है CO2, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो बच्चा, सिट्रिक एसिड साइकिल से CO2 बाहर निकलता है। आई होप इतना तो आपको पता होगा। तो सिट्रिक एसिड साइकिल से CO2 बाहर निकला। अब बोलोगे मैम H2 कहाँ से निकला, ETS से। ETS में सिर्फ एक ही चीज़ बनती है, वो है पानी। याद हो रहा है, कुछ याद आ रहा है, ETS में सिर्फ एक ही चीज़ बनती है, वो है पानी बनता है। और पानी जो होगा वही तो वो बोलते हैं ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है, वो H2 के साथ मिलकर H2O बनाता है। तो पानी भी निकल गया, H2 भी निकल गया। अब ATP कौन बनाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में टोटल ATP बाहर निकलती है, वो ATP बाहर निकल गई। तो इससे क्या पता चला कि ऑक्सीजन इंटेक होता है, सुनो ध्यान से, ऑक्सीजन इंटेक होता है और निकलती क्या क्या है, CO2, वाटर और ATP। ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर अब एंड रिजल्ट यही तो चाहिए था मुझे, क्या चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन में, और क्या चाहिए मुझे, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए मुझे और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना। क्रेब साइकिल होती है कहाँ पर, मैं लिख नहीं रही क्योंकि चीज़ आपको ध्यान से सुन लो। क्रेब साइकिल कहाँ होती है आपके मैट्रिक्स में। ETS कहाँ होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और इनर मेम्ब्रेन में आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कुछ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े इस एंजाइम की। क्रिस्टा पर ये कुछ इस तरीके का एंजाइम होता है, देखो ये आपके है क्रिस्टा, ये मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पर ये स्टॉक है, और ये कुछ ऐसा। तो ये तो है F0 पार्टिकल, ये है स्टॉक जो जोड़ेगा, और ये है F1 पार्टिकल, ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना है।
ये क्या करते हैं, बैलेंसिंग का काम करेंगे। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में पीएच जो होता है वो कम होता है। अगर देखा एसिडिक पीएच होता है हाइड्रोजन आयन की वजह से, कभी पढ़ना यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर H+ की आयन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पीएच जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी एसिडिक पीएच होता है बाइट्रोक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। देख आप बच्चा, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो इतना तो आना ही चाहिए। अभी मैं आपको वो नहीं बता रही, देखो कैसे होता है वो, अपना रेस्पिरेशन उसका टॉपिक है बच्चा, तो मैं इसमें बात ही नहीं कर रही हूँ। बस अभी इतना ध्यान रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है। ये क्वेश्चन आता है, एक तो ये ध्यान रखो, ठीक है। सेलुलर की बोला, सेल के अंदर किसी चीज़ को तोड़कर एटीपी बनाएगा, यानी एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, साथ में CO2 भी बनाएगा और वाटर भी बनाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये बात आपको आ गया समझ में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। F0 F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम्स बोलते हैं, जो ध्यान रखना कहाँ होते हैं, क्रिस्टा पर होती है। क्रिस्टा है, ये क्रिस्टा है, ये रहा ये क्रिस्टा, तो यहाँ प्रेजेंट होगा ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और इसके बाद डिटेल में अपन रेस्पिरेशन में और देखेंगे बच्चा, टेंशन मत लो, पूरा डिटेल में तब समझाऊंगी। अभी अपना इतना टॉपिक है ही नहीं, बस अभी ऊपर से ध्यान रखो इन सब चीज़ों को कि भाई हाँ ऐसा होता है। तो मेन तो सेलुलर रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन भी करेगा, एनारोबिक नहीं कर सकता। अगर आपसे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया पूछे तो बच्चा साइटोप्लाज्म तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि वहाँ ग्लाइकोलाइसिस बिना ऑक्सीजन की टूटता है, लेकिन यहाँ बिना ऑक्सीजन के तो काम ही नहीं हो सकता। यह कुल मिला के एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। आया समझ में, भेजे में आ रही नहीं आ रही तुम लोगों के, आई होप आ रही होगी, इतना तो आ ही रहे हो। एक बार देखो अब इसको, क्वेश्चन आता है बच्चा, बहुत पूछ लेते हैं इसलिए। तो पहला अपन को क्या ध्यान है, पहला पॉइंट मैं बोले जा रही हूँ, सुनो। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, दूसरा पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, दूसरा इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। अब अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहाँ से एटीपी बनता है, तो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन सबसे लास्ट प्रोसेस होती है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। बच्चा इतना तो ध्यान ही होगा आपको, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा कि बच्चा 4 प्रोसेस होती है जिसमें अब यहीं होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो होता है, ये एटीपी प्रोडक्शन होता है, वाटर और CO2 बनाने में मदद करता है। एटीपी प्रोड्यूस होता है यहाँ से, जिसकी अपनी लास्ट स्टेप होती है ETS से, पानी बाहर निकलता है। फिर अपने पास जो pH होता है वो लो होता है, बात आपको पता है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब मुझे जो काम की बात बतानी है वो है जहाँ से अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका काम की बात सुनो। अब देखो बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में DNA भी होता है, ये मान लो DNA है, DNA भी होता है, राइबोसोम भी होगा और RNA भी होगा। ये है काम की बात, जो मुझे समझानी है वो समझो। ये तो अपने बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो समझो जो आएगा। सर क्या बोला मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA होता है, लेकिन ये DNA होता है सर्कुलर और DS। व्हाट इज द मीनिंग DS? डबल स्ट्रैंडेड, यानी ऐसा होगा, ये DNA है और डबल स्ट्रैंडेड होगा, यानी सेम एज प्रोकैरियोटिक सेल। अब पता है क्वेश्चन क्या आता है, सुनो क्या आता है क्वेश्चन। पहला बात तो न्यूक्लियस के अलावा ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल होती है जिसमें खुद का DNA होता है, तो आपको बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे क्लोरोप्लास्ट सेम जो बता रही हूँ वही क्लोरोप्लास्ट के लिए भी होगा, अब सुनो, ठीक है। दूसरा जो DNA होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में DNA कैसा होता है, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, ऐसे होता है मेरे हिसाब से, सर्कुलर ही होता है ना, डबल स्टैंडर्ड होता है, सेम होता है बिल्कुल, इसीलिए है ना। और दूसरा और सुनो, दूसरा अब बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम भी इसमें होगा, लेकिन कैसा होगा, 70S का, सेम एज प्रोकैरियोटिक सेल, सेम एज प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा और एक और तीसरी चीज सुनो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवीजन करता है बाय फ्यूजन से करता है। यही क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो अपने आप को डिवाइड करता है वो किस मेथड से करता है, फ्यूजन से। अब बच्चा ये ऐसे लक्षण है जो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल दर्शाती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को सेम जो मैं बता रही हूँ, सेम यही फीचर क्लोरोप्लास्ट के लिए भी होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, ऐसा बोला जाता है। कि अगर ऐसा आपसे पूछे कि यूकैरियोटिक सेल में ऐसी कौन सी जो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, आया समझ में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक सेल, यानी ऐसा माना गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल ने जो ऑर्गेनेली बनाई थी वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल से ही ओरिजिनेट होकर आया है, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना है जो फ्यूजन से फ्यूजन, ये आप बहुत बार पूछो, फ्यूजन जानते हो ना, फ्यूजन नहीं फिजन, फिजन का मतलब है टूटना, बाइनरी फिजन वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार देखो इसको, बच्चा ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़, अब एक लास्ट चीज़ और मैं बता दूँ, एक दो चीज़ और बता दूँ, हो गया। हाँ, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं, वैसे क्लोरोप्लास्ट को भी बोलते हैं। अब बच्चा, अब ये क्यों बोलते हैं इसको सेमी ऑटोनोमस, ये ऑटोनोमस क्यों नहीं, सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसी ऑर्गेनेली है, ऐसी ऑर्गेनेली है कि खुद अपना काम खुद कर लेगी, न्यूक्लियस से पूछने की जरूरत नहीं है इसको, ये खुद अपना काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा कुछ एंजाइम इसके पास नहीं होते हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, अपना काम करने के लिए इसको फिर भी साइटोप्लाज्म से भीख मांगनी पड़ेगी। इसके पास सब कुछ होते हुए भी भीख मांग रहा है, ये क्या करें, करना पड़ेगा, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं, ठीक है। ये तो पता है आपको। फिर क्लोरोप्लास्ट जब पढ़ाऊंगी तो क्लोरोप्लास्ट में दोनों लाइन एक साथ लिख दूंगी। अभी तो ये बात ध्यान रखो कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं मैट्रिक्स में, वो किस में मदद करते हैं, आपके क्रेब्स साइकिल में मदद कर सकते हैं, अमीनो एसिड फॉर्मेशन में मदद कर सकते हैं, सिंथेसिस में मदद कर सकते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बच्चों, एंजाइम बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, इसलिए तो बोलते हैं कि हाईएस्ट नंबर में ऐसे ऑर्गेनेल बताया जहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं, तो ठीक है। तो चलो अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे अपना क्लोरोप्लास्ट में और जितनी भी छूट गई होगी, जो भी चीज़ें होंगी अपन वो स्कोर कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को दोनों को कंपेयर करके बताऊंगी, ठीक है। तो चलो, तो अपन वो स्टार्ट करेंगे। अब देख लो आप एक बार, हाँ तो बच्चा अपन ने अपना माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट करा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बोला था कि कुछ टर्म्स है जो आपको मैं बताऊंगी, और जो अपन क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट करेंगे, तो मैंने बोला था ना आपको इस लेक्चर में अपन क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड भी स्टार्ट करेंगे, तो उसी के साथ अपन देखेंगे। तो कुछ टर्म्स है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, आपको आई थिंक समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपकी पूछी जाती है, कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं आप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब अपन करेंगे, मैं आपको बताऊँगी, तब उसमें भी आपके क्वेश्चन आपके आ रखे हैं, इसलिए मैंने छाँट के जो काम की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो कम से कम मैं याद ही रखना, ठीक है। तो देखो, पहला है कि डबल मेम्ब्रेन होती है, ये तो बात आपको पता है। अब जिसमें मैं स्टमक लगाऊं उस पर ना थोड़ा गौर करना बच्चा, ठीक है। जिस पे मैं स्टमक लगाऊं ना उस पर थोड़ा गौर करना। जैसे देखो, है ना, देखो डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होगा, अब जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिड पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, खैर अपन इसको पूरा डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं क्लोरोप्लास्ट भी लिख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट भी आता है। सिर्फ कंपेयर करने के बिहाफ पर बता रही हूँ, इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे अभी अपन थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखो बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन था, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होती है, सुनते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन था और क्लोरोप्लास्ट, तो तीन ऑर्गेनेली होती है ना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों ही डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, पता है आपको। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो होती है यार, इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेम जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होगा, याद रखना ये बात। जो लाइन मैंने इसके लिए लिखी, जो स्टार मार्क में बनाऊं, तो समझ जाओ कि वो लाइन आपके क्लोरोप्लास्ट के लिए भी सेम है। तो क्लोरोप्लास्ट की भी जो मेम्ब्रेन होगी वो भी लिपिड लेयर होगी, ये भी लिपिड लेयर है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके साथ साथ जो आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है बच्चा, वो परमिएबल होती है। अच्छा, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल प्रीटी मच सेम ही होता है, ध्यान रखना। तो कंफ्यूजन मत रखना कि मैंने सेमी परमिएबल नहीं बताया है बच्चा, सेमी परमिएबल सिलेक्टिव परमिएबल एक ही होता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम। तो क्लोरोप्लास्ट की भी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है, और क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ध्यान रखना इस बात को। अब काम की बात ये है बच्चा कि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन के पोर्स पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, पोरीन्स कहते हैं। ये पोरीन्स क्लोरोप्लास्ट में नहीं होते हैं, ये है काम की बात। ओनली प्रेजेंट इन ओनली माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये भी परमेबल होगी, इसकी भी आउटर मेम्ब्रेन, इसकी भी आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होगी। फर्क क्या है, इसके आउटर मेम्ब्रेन जो होगा उस पर छोटे छोटे से पोर्स, छोटे नहीं बड़े बड़े पोर्स पाए जाते हैं, जिनको अपन पोरीन्स कहते हैं, जो प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पोर जो होते हैं वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिस वजह से बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स हो गए, आपके फैट के मोनोमर हो गए, प्रोटीन के मोनोमर्स हो गए, वो अंदर आ सकते हैं ईजिली। लेकिन जब इसके अंदर से नहीं जा सकते, इसके अंदर सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स ही अंदर, जैसे आयंस हो गए, लिक्विड हो गया ना, वाटर हो गया,
गैस के कुछ पार्टिकल्स हो गए, वही अंदर इसको जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। आई होप आपको समझ में आ गया। सेम जो चीज़ मैंने इसके लिए बताई, यही चीज़ आपको क्लोरोप्लास्ट के लिए भी ध्यान रखनी। क्लोरोप्लास्ट के भी सेम ऐसे ही होता है, ये बात ध्यान रखना। बच्चा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलो अब जाओ, पावर ऑफ द सेल है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही बोलेंगे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, जो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ ये रोल के अंदर कि सेलुलर रेस्पिरेशन मदद करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं करता है, ये तो बात आपको पता है। अभी क्या करता है ये अपन अभी देखेंगे जब इसका टॉपिक आएगा तब। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट ऑन डीएनए, ये तो मैं बता चुकी हूँ कि इसके पास खुद का डबल। अब बच्चा ये पॉइंट आप ध्यान रखना, आपको घुमाने के लिए यहाँ डबल स्ट्रैंडेड की जगह सिंगल स्ट्रैंडेड दे देते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और वो कैसा होता है बच्चा? सर्क्यूलर होता है। ये बात आपको अच्छे से रटनी है, कुछ भी करो बट रटो, कुछ भी करो। प्रीटी मच बिल्कुल सेम होता है प्रोकैरियोटिक सेल की तरह। तो इसके अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। सेम, ये लाइन बिल्कुल सेम है, तो स्टमक लगा दिया, इसका मतलब दोनों लाइनें सेम है। इसी वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं इन दोनों को। ठीक है ना। दोनों में ही जो डिवीजन होता है वो फिजन द्वारा हो सकता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में तो फिजन द्वारा ही होता है, लेकिन इसका मैं अलग बताऊंगी आपको, थोड़ा सा अलग। ये भी फिजन द्वारा करता है, बट कैसे करता है ये मैं आपको बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जिसमें बच्चों को हमेशा और ये क्वेश्चन आता है, फिक्स है ये क्वेश्चन। बच्चा देखो, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होती है, तो मैंने उसके लिए लाइन लिख रखी है कि मैंने आपको ये भी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा एंजाइम, पूरी सबसे ज़्यादा अगर ऑर्गेनेल में आपसे पूछे कि मैक्सिमम एंजाइम किसमें प्रेजेंट होता है, आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बच्चा। तो वो क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में अगर बोल रहा है कि मैट्रिक्स में जो एंजाइम है वो किसके लिए काम आता है, तब आप बोलना एक क्रेब्स साइकिल के लिए। ठीक है, लेकिन अगर लेयर भी बात कर रहा है, मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, तो वो ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए काम आएंगे। आपसे ये पूछा गया है बहुत, ये क्वेश्चन आपके नीट में भी एक दो बार आ रखा है, एम्स में पूछ रखा है कि ईटीएस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जो एंजाइम होते हैं वो कौन सी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना इनर मेम्ब्रेन। रटो कुछ ही करो, लेकिन आप ध्यान रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ईटीएस के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बच्चा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आप आई तो आपने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा होगा ये चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। ठीक है, और मैट्रिक्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्रेब्स साइकिल्स के लिए होते हैं, वो क्रेब्स साइकिल के लिए होते हैं। ठीक है ना, जो आपके फिर इसके अंदर इसमें कुछ आयंस भी होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम एंजाइम, मोस्टली मैक्सिमम एंजाइम किसे पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे जो मुझे आपको बताने थे। सेम क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो लिक्विड होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, उसमें भी कुछ एंजाइम और बाइवेलेंट्स होते हैं। उसमें फेरस नहीं होता, और कुछ 2-3 मात्रा में उसमें भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फॉर डार्क रिएक्शन के लिए। खैर अभी अपन इसको देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो एंजाइम होते हैं वो किसके लिए होते हैं? क्रेब्स साइकिल के लिए। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो लिक्विड होता है उसके अंदर एंजाइम किसके लिए होते हैं? डार्क रिएक्शन के लिए। तो दोनों में डिफरेंस आया, इसमें भी एंजाइम प्रेजेंट है, उसमें भी एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन फर्क क्या है? ये क्रेब्स साइकिल के लिए है, और मैं भी लिखवाऊंगी, इसका भी लिखवाऊंगी, पहले इसको पढ़ा दो फिर इसमें भी लिखवाऊंगी। बट मैंने आपको कंपेयर करके, मैंने आपको बोला था कि मैं इन दोनों को कंपेयर करके बताऊंगी, और ये वो पॉइंट्स है जो मैं छाट के, बहुत टाइम लगा मेरे को छाटने में, जो क्वेश्चन आया वो बताऊँ मैं आपको। तो इसको ना अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, बुक में भी शायद लिख रखा होगा, बुक में एनसीईआरटी में है, भले चैप्टर अलग हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सारे पॉइंट लिख रखे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ से एक जो भी मैंने चीज़ बताई है इसमें से आ रखा है, एक एक क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए हैं जो बच्चा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके नंबर की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बच्चा नॉर्मली पर सेल में देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर देखो, यूकैरियोटिक सेल बहुत अलग अलग होती है, प्रोटिस्टा होती है, फंजाई होती है, प्लांट होती है, एनिमल होती है, सब में वेरिएबल होता है, किसी में भी फिक्स नहीं होता, किसी में भी फिक्स नहीं होता। मैं अपन एनिमल सेल की बात करें तो इसका नंबर 1 से 100 के बीच में हो सकता है पर सेल में, ऐसा माना गया है बच्चा। ठीक है, लेकिन इसका जो नंबर होता है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अपनी बॉडी की उस सेल में ज़्यादा होगा जहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है, जैसे आपकी मसल्स की सेल हो गई। ठीक है, और आपके ये जैसे क्या बोलते हैं, आपके ऐसी प्रोडक्शन जैसे आपके लंग्स हो गया, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, ये ऐसे लिवर हो गया, ऐसी सेल्स जो होती है ना जिसमें एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा की आवश्यकता होती है, जैसे मसल्स हो गई आपकी, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये नंबर आप ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे प्लास्टिड, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको समझा दिया था कैसे कैसे काम करता है, ध्यान रखना। सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ध्यान रखिए, बात मैं लिखवा चुकी थी, इसलिए मैंने इस चीज़ नहीं बताई, ये चीज़ मैं पहले बता चुकी थी कि सेलुलर रेस्पिरेशन बताया था ना
आपको मैंने पहले अभी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। सेलुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है ना, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन की मदद से किसी रेस्पिरेटरी फूल को तोड़कर ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, एटीपी बनाना, उसको अपन रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता कि सांस लेना, सांस अंदर लेना, अब चेंज हो गया है सब कुछ, ठीक है। चलो, तो ये आपका थे माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे आपको बताने थे। चलो अब अपन स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना प्लास्टिड, ठीक है। चलो, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट में अंतर होता है बच्चा। देखो बच्चा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनो। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, अच्छा हाँ, एक चीज़ तो आपको बताने भूल गई मैं, एक्सेप्शन भाई किस किस में नहीं होता। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर आरबीसी में एब्सेंट होता है। ये मैं आपको कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, है ना, यहाँ लिख देती हूँ बच्चा, है ना। ये तो पता आपको ध्यान होगी वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ कि ये कहाँ होता है। इसका एक एक्सेप्शन है बच्चा, एक्सेप्ट आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी में, मैमेलियन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये तो बात आपको ध्यान है। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाता आरबीसी, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। एग्जांपल है, एक तो आपकी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है और एक आरबीसी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है बच्चा अपनी बॉडी में। तो अगर नॉर्मली पूछे तो 99% अपनी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि अपनी बॉडी की कौन सी सेल्स होती है जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बिना ऑक्सीजन की एनर्जी बनती है, आरबीसी और एक मसल सेल। मसल सेल्स में तो बच्चा वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना, इसलिए मायोग्लोबिन बनाता है, वो बात अलग है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, मैंने बोला वो उसमें जोड़ना। बट आरबीसी में एब्सेंट होती है इसलिए एनारोबिक होते हैं, वहाँ पर अलग सिचुएशन होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, और मैं बता देती हूँ आपकी प्लांट की, जैसे सीव ट्यूब्स हो गई, वेसल्स हो गई, है ना, तो इन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है प्लांट की। ये आपसे पूछा नहीं जाता, बट ध्यान रख लेना ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, बट ये वाला तो आपको ध्यान रखना ही है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, क्लियर। चलो अब आगे स्टार्ट करें। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना प्लास्टिड का। प्लास्टिड जो बच्चा, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट अलग अलग है। प्लास्टिड एक ऐसी स्ट्रक्चर है, पहली बात तो बता दो, ये ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, केवल से प्लांट में होती है नहीं, प्लांट सेल के अलावा ये सम प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होती है। कुछ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है और उसका नाम मैं बता सकती हूँ आपको। एक तो ओपेलिना है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, आप यूग्लिना ध्यान रखो, ये तो ध्यान रख ही सकते हो, हाँ, ठीक है। तो सम प्रोटिस्टा लाइक क्या नाम है, यूग्लिना, उसमें प्रेजेंट होती है, और प्लांट सेल में इंक्लूडिंग एल्गी सब में प्रेजेंट होता है। ये बात आपको ध्यान, प्लांट सेल में सभी बता दिया मैंने। चलो बढ़िया, अब अपन बात करते हैं, मान लो प्लास्टिड है। प्लास्टिड जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, बात आपको पता है। प्लास्टिड में ही आपके 3 स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब आपको नाम भी ध्यान होगा, मैं बताऊंगी, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब इसको, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है ये खुद एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। अब ध्यान से समझो, प्लास्टिड जो होती है एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो खुद एक सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लास्टिड के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ये बात याद, इसका मतलब ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट इज ऑल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, लेकिन क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑल। इसलिए अपन कभी भी प्लास्टिड को डबल मेम्ब्रेन नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को डबल मेम्ब्रेन में लिखते हैं। क्योंकि वजह समझ में आया, क्योंकि प्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनेली जो 3 स्ट्रक्चर को जन्म देती है या प्रोड्यूस करती है, ठीक है। खैर अब अपन पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, तो जो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चा, ठीक है। तो ये बात क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो क्लोरोप्लास्ट का तो यही आएगा, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का तो बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, ठीक है। चलो हो गया। अब इसकी खोज किसने करी, अब प्लास्टिड की खोज किसने करी, देखो कहीं कहीं पर लिख रखा है शिम्पर, कहीं कहीं पर लिख रखा है हैकल, ठीक है। तो प्लास्टिड की खोज करी है हैकल ने और क्लोरोप्लास्ट की खोज करी है शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने। तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। प्लास्टिड इज डिस्कवर्ड बाय हैकल, तो प्लास्टिड की खोज करी है हैकल नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो अपन, देखो ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट से कोई मतलब नहीं है अपन को, ठीक है, अपन को मतलब है प्लास्टिड से, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड की खोज करी किसने, हैकल ने, और जो अपन को सबसे ज़्यादा पूछा था क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने करी बच्चा, क्या नाम है, शिम्पर नाम के एक साइंटिस्ट। टर्म भी उन्होंने दिया था, उन्होंने समझाया था किसमें करी थी ये। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट सेल होती है इन्हीं में देखा, ऑब्वियसली बात है कि किन में देखा होगा, इसमें देखा होगा, तो इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर ही देखा था वगैरह, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बढ़िया, है ना। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं इसके साथ साथ। अच्छा ये बात डिस्कवर में लिख देती हूँ, प्लास्टिड इज डिस्कवर्ड बाय, प्लास्टिड इज डिस्कवर्ड बाय हैकल, बट क्लोरोप्लास्ट के लिए बताऊंगा डिस्कवर्ड बाय शिम्पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आता है, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है ये चीज़, ठीक है। अच्छा अगर अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, देखा जाए ना तो प्लास्टिड के 2 टाइप्स होते हैं। अब आप बोलोगे मैम इसकी तो 3 होनी चाहिए, सुनते जाओ बस, अब तुम, अब बस तुम्हारा सुनने का काम है अब,
देखो प्लास्टिड के 2 टाइप्स होते हैं, यानी आपको 2 टाइप्स के प्लास्टिड्स देखने को मिलेंगे, सुनते जाना। एक तो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, और एक है अपने पास क्रोमोप्लास्ट। अब आप बोलोगे मैम क्लोरोप्लास्ट कहाँ गया? बच्चा अगर देखा जाए ना तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट का ही पार्ट होता है। कैसे, वो अपन बात करते हैं, पहले अपन ये देख लेते हैं। बच्चा ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। अच्छा, ये किस बिहाफ पर बांटा गया है? ऑन द प्रेजेंट ऑफ कलर के बिहाफ पर प्लास्टिड को 2 टाइप्स में बांटा गया है। ये तो पता है ना, पिगमेंट के बिहाफ पर इनको 2 टाइप्स में बांटा गया। एक तो ल्यूको का क्या मतलब होता है बच्चा? ल्यूको अपन ने कहाँ पढ़ा है? एक जगह और पढ़ते हैं अपन, WBC में। ल्यूकोसाइट सेल बोलते हैं ना, ल्यूकोसाइट याद है? तो कलरलेस सेल को अपन WBC से नाम से जानते हैं। तो ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, और प्लास्ट का मतलब इससे आया है तो नाम दिया है, ठीक है। क्रोमो का मतलब होता है कलर, यानी ये ऐसे प्लास्टिड होंगे जिसमें अलग अलग वेराइटी के कलर्स प्रेजेंट होंगे। अभी अपन क्लोरोप्लास्ट की बात नहीं, क्लोरोप्लास्ट इसी का ही पार्ट होता है, मैं भी बताऊंगी। आप 3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 3 भी कर सकते हैं। एक्चुअली में देखा जाए ना तो इसके 2 ही पार्ट्स होते हैं, और क्रोमो के होते हैं क्योंकि बच्चा क्लोरोफिल भी तो एक कलर पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी तो एक कलर्ड स्ट्रक्चर है ना, तो वो तो इसी में आएगा ना। खैर कोई बात नहीं, आप 3 कर लेना अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। बात तो एक कि तुम वैसे पढ़ना पड़े, ऐसे पढ़ो, ठीक है। तो अब सुनो, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो कि है ना, आप प्लांट की बॉडी में वहाँ प्रेजेंट होगा जो कलरलेस होती है। जैसे रूट्स कहाँ प्रेजेंट होती है? रूट्स में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। रूट्स के साथ साथ और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? फ्रूट्स में। अब फ्रूट्स मतलब वेजिटेबल्स हो गए, है ना, वेजिटेबल्स हो गए। अब कैसे मैं बताती हूँ, और फ्रूट्स में। अब बच्चा देखो कैसे, इसका एक काम होता है, सबसे मेन काम होता है स्टोरेज। फूड, ये फूड को स्टोर करके रखता है। अब फूड को स्टोर किस में करके रखेगा? या तो वेजिटेबल्स होंगी या तो फूड होंगी। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होती है वो ऐसी प्लास्टिड्स होती है जो कलरलेस होती है। तो पहला तो रूट्स में प्रेजेंट होती है, इसके साथ साथ ये फ्रूट्स और वेजिटेबल में प्रेजेंट होती है, खाने को स्टोर करके रखती है। और वो जो खाना होता है 3 रूप में स्टोर हो सकता है, या तो फैट के या ऑयल के रूप में, या प्रोटीन के रूप में, या फिर अपने कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो खैर अब अपन इसका इन तीनों के अपन ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स देखेंगे। अभी अपन इसको मिटा दूंगी, तो इस टाइप्स देखने से पहले अपन क्रोमोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि रूट्स में प्रेजेंट होता है, इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड करना। इसके 3 टाइप्स, स्टोरेज ऑफ फूड के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ल्यूकोप्लास्ट हैज 3 टाइप्स के होते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट, है ना। मैं आपको याद करने का भी तरीका बता दूंगी, तो आपको तो इसको मिटा के अभी हाँ कर लेंगे। अब पहले आते हैं क्रोमोप्लास्ट की। ये ऐसे प्लास्टिड होते हैं, यानी ये ऐसे, इनकी वेराइटी है, ये प्लास्टिड की वेराइटीज़ है। ये ऐसे प्लास्टिड है जिनकी अलग अलग वेराइटी में अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे है ना, इसमें बहुत सारे कलर पिगमेंट होते हैं। जैसे इसमें बहुत ही, एक मिनट में इसको चौक ले लो बच्चा, है ना। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपसे पूछे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कलर्ड प्लास्टिड, तो ये होते हैं कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? ये कलर्ड प्लास्टिड, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके आ रखा है, एम्स में आ रखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी प्रेजेंट कहाँ होते हैं, यानी प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये बात आपको पता है कि प्लांट के एक तो लीफ में प्रेजेंट होगा। अब बच्चा देखो, क्रोमोप्लास्ट में ही मैंने क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड कर दिया, क्रोमोप्लास्ट में ही क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ लीफ भी आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। एक तो लीफ में प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके साथ साथ किस में प्रेजेंट होंगे? फ्रूट को कलर देंगे, ठीक है ना। पेटल्स को, यानी फ्लावर्स में, फ्लावर की जो पेटल्स होती है उनको कलर देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो कहाँ पर ये क्या करते हैं, है ना, फ्रूट्स और फ्लावर को कलरिंग देते हैं फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। तो देखो लीफ क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। तो क्रोमोप्लास्ट के क्या क्या फंक्शन हो गए? एक तो ये फोटोसिंथेसिस करवाएगी, अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और इनमें अगर प्रेजेंट है, अगर फ्लावर की पेटल्स में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ये तो पता आपको ध्यान है, ठीक है। समझ में आ गया क्या बताना चाहिए? मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया, अब अपन बांटेंगे, इसको बांटेंगे, मैं इसको यहाँ लिखूंगी पूरा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, पहले तो ध्यान रखो कि क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होता है जिसके अंदर सब पिगमेंट्स इंक्लूड होंगे, उनको क्लासिफाइड करूंगी मैं भी, सारे क्लासिफाइड करूंगी, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो कहाँ कहाँ मिल सकती है, यानी इनके टाइप्स अपन को कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक तो लीफ में प्रेजेंट होगा जो ग्रीन कलर देगा, जो क्लोरोप्लास्ट है, तो पता है आपको। उसके साथ साथ फ्रूट्स का कलर देगा, फ्रूट को कैसे कैसे कलर देंगे? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, अलग अलग कलर होते हैं ना, लाइकोपीन हो गया, है ना, कैप्सिथिन हो गया। खैर आप अपन देखेंगे फ्लावर के पेटल्स में, आपको ध्यान नहीं है, ठीक है। तो फ्लावर के पेटल्स में प्रेजेंट होगा तो अट्रैक्टिव या अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को, और लीफ में प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट, तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो एक बार अच्छे से, फिर अपन आगे देखते। तो अब अपन क्या करेंगे? ल्यूकोप्लास्ट का देखेंगे पहले क्लासिफिकेशन, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का क्लासिफिकेशन बता दूँ, फिर उसके बाद अपन क्रोमोप्लास्ट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। हटा दूँ इसको, अब मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, अब इसको मिटा दूँ बच्चा, हटा दूँ।
चलो अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहला होता है अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट ऐसा ल्यूकोप्लास्ट होता है जो स्टोर करता है किसको, कार्ब को, यानी कार्बोहाइड्रेट शुगर को। और जैसे पोटैटो ट्यूबर हो गया, है ना, और जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट और किस किस में होते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, ट्यूबर हो गया, रूट्स के अंदर जैसे शकरकंद मतलब क्या बोलते हैं शकरकंद को, मैं इंग्लिश में भूल गई, क्या बोलते हैं, शुगर केन हो गया, नहीं शुगर केन कहाँ से हो गया, क्या बोलते हैं उसको, वही बताओ यार, मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब हो गई। शकरकंद तुम समझ गए ना, शकरकंद में होता है, दिमाग से निकल गया बच्चा मेरे, तो मैं लिख देती हूँ, मैं पोटैटो ट्यूबर लिख रही हूँ, तुम समझ जाना ना, पोटैटो ट्यूबर ट्यूबर ट्यूमर ट्यूबर ट्यूबर ट्यूबर, है ना, हाँ ठीक है। दूसरा होता है बच्चे आपके दूसरा होता है क्या नाम था उसका, हाँ एल्यूरन प्लास्ट। बच्चा देखो मैं याद करने बताऊँ, एल्यूरन का मतलब ही होता है प्रोटीन। तो ये क्या, ये प्लास्टिड क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन। ये आपको ज़्यादातर सीड्स में दिखेंगे, सीड्स के ऑयल होते हैं ना उनके, जैसे आपके हो गए जैसे पल्सेस वगैरह हो गई, है ना, दालें हो गई, है ना, जैसे आपकी पल्सेस हो गई। आपको पता है दालें जो होती है प्रोटीन का बहुत अच्छा स्टोर होता है, तो उसमें आपके ये वाला ल्यूकोप्लास्ट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है ना। ये तो आपके क्वेश्चन पे आ रखा है बायोमोलिक्यूल में। पल्सेस में आपके ज़्यादातर पाया जाता है, आपकी जो एनसीईआरटी में वो दे रखा मेज़। अब बच्चा आपको याद होगा मेज़ का कुछ ऐसा डायग्राम है और उसमें एक लेयर लिख रखी है ऐसा, इस लेयर का नाम होता है एल्यूरन लेयर, और वो प्रोटीन की बनी होती है, और बीच में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जमा रहता है। तो मेज़ में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसके साथ साथ में प्रोटीन भी होता है। तो प्रोटीन तो आ गया इस लेयर से, तो इस लेयर के अंदर कौन सी प्लास्टिड होगी, एल्यूरन प्लास्ट, जो प्रोटीन स्टोर करेगी, और बीच के अंदर यहाँ पर एमाइलोप्लास्ट होता है जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है, ठीक है ना। मेज़ में तो कार्ब भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, और लास्ट है अपने इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट किसको स्टोर करती है बच्चा, फैट एंड ऑयल को, फैट्स एंड ऑयल को। तो ज़्यादातर जहाँ से ऑयल्स निकलते हैं, जैसे कैस्टर सीड हो गए, है ना, जैसे कैस्टर अंडी के सीड हो गए, कैस्टर सीड हो गए, है ना, आपके पीनट सीड्स हो गए, पीनट हो गया, सनफ्लावर्स ऑयल हो गया, और आपको सोयाबीन हो गया। तो इनसे जो ऑयल्स निकलते हैं ना उनमें फैट की मात्रा है ना अच्छा खासा स्रोत हो जाए फैट का, जो इनसे आपको मिलेगा, यानी उनके अंदर आपको इलियोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस वैरायटी ये टाइप्स होते हैं। अब याद करते हो अमाइलो शब्द अपन ने कहाँ पढ़ा था, ग्लाइकोजन में, याद आ रहा है, ग्लाइकोजन स्टार्च पे अपन अमाइलो पढ़ा था। और ग्लाइकोजन स्टार्च क्या होता है, कार्ब भी होते हैं, ऐसे याद रख लो, ठीक है। और एल्यूरन अगर ये याद है तो तुम्हें मेज़ का भी याद हो जाएगा, पढ़ लेना उसको जाके एक बार। मेज़ का डायग्राम देगा, उसमें एल्यूरन एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है, जिसमें आपको क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग, वो क्या बोलते हैं इसको, सिलेक्ट करो ABCD में, जिसमें ये आता है। तो एल्यूरन लेयर और लिखी हुई है वहाँ पर, पढ़ लेना एक बार, तुम कुछ तो न्याल कर लेना, ठीक है। और इलियोप्लास्ट को उल्टा करते, मतलब अगर ये दो याद है तो ये बताओ, ऐसे याद हो जाएगा। समझ में आ गया, देखो एक बार इसको। चलो अब अपन देखें क्रोमोप्लास्ट का, देखें। मुझे मिटाना पड़ेगा बच्चा, मुझे ये मिटाना पड़ेगा। एक बार देख लिया आपने इसको, है ना, एक बार इसको देखो, फिर अपन अब क्रोमोप्लास्ट का क्लास थोड़ा लंबा है। क्रोमोप्लास्ट का क्लास बहुत सारे जो पिगमेंट्स आपके पूछे गए हैं वही लिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगी, फिर तुमको याद नहीं होगा, तुम्हारा भरोसा भी नहीं है कुछ। टाइम चलो हटाते हैं इसको, पहले अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, पहले इसको मिटा देती हूँ मैं, इसको हटा दूँ। ये तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ये तो पढ़ लेना तुम, कम से कम कुछ तो न्याल कर लेना। चलो अब सबसे पहले देखते हैं कि क्रोमोप्लास्ट के कौन कौन से क्लासिफिकेशन हैं, ठीक है। वैसे तो 3 क्या बहुत सारे हैं, लेकिन अब देख लेते हैं अपन, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन अपना मेन देख। एक तो है सबसे मेजर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो क्रोमोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। हाँ मैम आ गया, शांति मिली सबको, आ गया मैम, आ गया, ठीक है। खैर अभी इसको भी लेटर डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस इसी को करना है अपन को स्टेप के बाद, तो इसको अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बस इतना अंदर वो लीव्स में और ग्रीन स्टेम्स में प्रेजेंट होता है ना। स्टेम्स भी तो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, ग्रीन स्टेम्स होती है, उसमें भी क्लोरोफिल आपके ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। तो इसका काम होता है सिर्फ फोटोसिंथेसिस करना, इसका काम क्या होता है, सिर्फ PS करना, फोटोसिंथेसिस करना। एक दूसरे और होते हैं, जैसे आपके वो क्या नाम है उसका, फियोप्लास्ट। फियो शब्द याद आ रहा है कुछ, फियो याद आ रहा है। फियो शब्द था ब्राउन से रिलेटेड, तो ये जो होता है ब्राउन कलर होता है, जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। अच्छा हाँ, फ्यू कैसे लिखते हैं, फ्यूको, अब ठीक है, हाँ फ्यूकोजेंथिन याद आ रहा है कुछ, कहाँ प्रेजेंट, कहाँ था आपने, ब्राउन एल्गी में। तो एक कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी में, जो उसको ब्राउन कलर देने का काम करता है,
ठीक है। एक और होता है क्या नाम है, रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट आर फॉर रोडो, आर फॉर रेड। तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपको फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट होता है इस प्लास्टिड में, जो किसमें प्रेजेंट होता है, रेड एल्गी में। समझ में आ गया? अरे भाई एल्गी भी तो एक प्लांट सेल है, तो मैंने बोल दिया था ना कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल जिसमें एल्गी भी आएगा। तो भाई देखो, जो हायर प्लांट्स में जहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो एल्गी के अंदर भी तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा, लीव्स में। अगर लीव्स के अलावा तो हायर प्लांट बताया, उसमें नॉर्मल एल्गी में भी होगा। उसके साथ साथ क्रोमोप्लास्ट के कुछ ऐसे प्लास्ट होते हैं जो लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे फ्यूकोप्लास्ट जो ब्राउन कलर देंगे, और ये रोडोफिला, ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ सम पिगमेंट्स होते हैं जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, हाई फ्रूट्स को देने का काम करते हैं। तो सम पिगमेंट्स, सम एक्स्ट्रा, सम एडिशनल या एसेसरी बोल लो आप। एसेसरी इसलिए बोला बच्चा क्योंकि ये पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में मदद नहीं करते। ये पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में मदद नहीं करते, इसके अलावा सिर्फ कलरिंग देने का काम करते हैं, ठीक है। सम एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, चलो देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। सबसे पहला होता है अपने पास ल्यूकोपीन, ठीक है, यही होता है ना, हाँ ल्यूकोपीन ही होता है, हाँ ये प्रेजेंट होता है टोमेटो में, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपके कैरोटीनॉइड जो सबसे बड़ा होता है, और ये इसमें आपके कैरोटीन के अंदर आ सकता है जो रेड और ऑरेंज कलर देने का काम करते हैं, जैसे आपकी गाजर, ल्यूकिन है ना, दोनों हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके हो सकता है हाँ कैप्सेथीन, जो कहाँ होता है, रेड चिली में होता है, रेड पेपर में होता है। समझ गए ना बात को? तो कुछ ये पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देख लो, तो मैंने सारे आपको बता दिया। अब आओ लोग मैम कि मैम हमने आपने तो हमें कलर बताया नहीं, लो बता दिए तुमको कलर, अब शांति रख लेना अपने जीव को, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही ये सारे पिगमेंट्स आते हैं। तो देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट से ही क्या बोलते हैं, उसके अंदर ही कैटेगरी में आता है। आप इसको अलग भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही पढ़ना है अपन को। तो अपन को यही स्ट्रक्चर, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सी होती है, क्लोरोप्लास्ट ही होती है, ठीक है। तो अपन को अब क्या पढ़नी है, क्लोरोप्लास्ट देखना है। तो एक बार इसको देख लो, ठीक है। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। हटा दें अब इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा डायग्राम वगैरह सब बताऊंगी इसलिए। स्टार्ट करें, फटाफट यहाँ लिख देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, ये तो बात आपको ध्यान है, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, डिस्कवर्ड बाय शिम्पर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी डिस्कवरी करी। तो दोनों में आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो अच्छा, अब मैं पहले डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा होता है डायग्राम, दो डबल मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है। पेट पूछो, चलो देखो, हाँ। तो क्लोरोप्लास्ट को जब अपन देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट ये है अपने पास आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है अपने पास इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ, अब अपन देखते हैं
कि यहाँ पर इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर इनवेजिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम होता है स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला होता है बच्चा, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपको एक फ्लूइड दिखेगा और इस फ्लूइड का नाम होता है स्ट्रोमा। क्या नाम होता है इसका? स्ट्रोमा नाम होता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड पार्ट कहलाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड पार्ट क्या था? मैट्रिक्स, वैसे इसका लिक्विड पार्ट है स्ट्रोमा, ठीक है। अब जब ये स्ट्रोमा लेमिला एक सैक लाइक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है जिसका नाम है एक को अगर बोलेंगे तो, है ना, तो अपन इस एक को अपन बोलते हैं बच्चा थैलेकॉइड, थैलेकॉइड्स, ठीक है। और जब थैलेकॉइड्स ऐसे आपस में जम जाते हैं तो इसको अपन बोलते हैं बच्चा ग्रेनम, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो यानी इस क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, एक तो लिक्विड पार्ट जिसका नाम है स्ट्रोमा, ठीक है, और एक होता है ग्रेनल पार्ट जिसमें होता है ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेना और ग्रेनल में क्या होता है बच्चा? अगर थैलेकॉइड की एक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखे तो उसको ग्रेनम बोलते हैं, और सभी स्ट्रक्चर यानी ये है सिंगुलर और ग्रेना होता है प्लूरल। ये आपकी बुक में लिख रखा है, आप इसको देख लेना, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, ग्रेना जो होता है यानी जो थैलेकॉइड होता है ग्रेना में ही क्या प्रेजेंट होता है थैलेकॉइड, ठीक है। अब ये जो थैलेकॉइड होता है ये मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है, ठीक है बच्चा। और इसी के अंदर यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसी में ही यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उन पिगमेंट्स का नाम है क्लोरोफिल। ये तो बात आपको ध्यान है कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि एक्चुअली में ग्रेना वाला पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है। यानी अब अगर देखो, आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन में कंप्लीट होते हैं, दो स्टेप में कंप्लीट होते हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन वहाँ होगी जहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, और वो है आपका ग्रेना वाला पार्ट। तो ग्रेनम में कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। तो पता है आपको, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है ना, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम वाले पार्ट में होती है। और एक रिएक्शन तो डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन वो होती है जिसको पिगमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, ना तो लाइट पे डिपेंडेंट है और ना ही पिगमेंट पे, तो उसको सिर्फ एंजाइम की ज़रूरत है। तो अभी मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम का प्रेजेंट होते हैं उसके मैट्रिक्स में, वैसे ही मैंने कंपेयर करके बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उसके स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम, इसके साथ साथ यहाँ आयंस होते हैं, है ना, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, है ना। तो ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके लिए होते हैं? फॉर डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा में, यहाँ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डार्क रिएक्शन में मदद करते हैं, जिससे आपके ग्लूकोज बनेगा। पता है ना, डार्क रिएक्शन में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और लाइट रिएक्शन में सिर्फ अपन को एटीपी मिलती है, ये तो पता है कि लाइट रिएक्शन में सिर्फ एटीपी मिलती है, और वही एटीपी डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के काम आती है। बच्चा इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि इसके पास थैलेकॉइड होता है, थैलेकॉइड में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को ट्रैप करके यानी केमिकल एनर्जी को क्या आगे जाके अपनी जो क्या बोलते हैं ट्रांसड्यूसिंग एनर्जी होती है ना, जो एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और स्ट्रोमा में वो एटीपी डार्क रिएक्शन में काम करेगी जहाँ पर अपने एंजाइम होते हैं स्ट्रोमा में, जहाँ पर अपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। अब क्या होते हैं बच्चा? अब थैलेकॉइड्स में क्या होते हैं? यहाँ पर पिगमेंट्स होते हैं। अब जरूर नहीं सिर्फ क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे सारे पिगमेंट्स होते हैं जैसे कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, LHC भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल के साथ साथ LHC भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आते हैं आपके PS1 और PS2। ध्यान आ रहा है? फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो 700 लाइट को, नैनोमीटर की वेवलेंथ को ट्रैप करता है, और फोटो सिस्टम टू 680 या फिर 600 तक की लाइट को ट्रैप करता है। तो इसमें क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटिनॉइड्स भी होंगे। क्लोरोफिल में A, B, C, D, E प्रेजेंट होगा, एसेसरी पिगमेंट्स होंगे। तो इन सभी को ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्वांटासोम्स में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है? देखो मैं आपको, ये थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड है। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्वांटासोम्स, ठीक है। क्वांटासोम्स में CHL क्लोरोफिल होगा, A, B, C, D, E। इसके साथ साथ इसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स के साथ साथ इसमें लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके आता है PS1, PS2। तो ये सारे जो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं क्वांटासोम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस की यूनिट बताइए, प्रकाश संश्लेषण की इकाई ये फोटोसिंथेसिस यूनिट होती है, दिस इज कॉल्ड क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिस्टम, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रेना में, कि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। थैलेकॉइड इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, ध्यान रखना इस बात को, और वो भी डबल मेम्ब्रेन होती है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर वाली। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस जगह तो PS1 प्रेजेंट होता है और इस जगह PS2 प्रेजेंट होता है।
खैर अब अपना है नहीं अपना, बट इसका ध्यान रखना। तो यह आया आपको समझ में। तो अपन को देखने से आपको पता चल रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, एक तो स्ट्रोमा और एक आपके ग्रेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रोमा में नहीं बताया कि इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो अगर आपको ध्यान है तो मैं बता देती हूँ बच्चा, याद रख लेना। जो इंपॉर्टेंट है वो बच्चा भले चैप्टर अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बोलती रहती हूँ। तो स्ट्रोमा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है कौन सा होता है, अगर ध्यान हो तो रुबिस्को। कुछ याद आ रहा है कि तुमको, पता नहीं तुमको याद है या नहीं। रुबिस्को इज द अबंडेंट एंजाइम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, वो अबंडेंट एंजाइम। और बहुत बता चुकी हूँ मैं कि धरती पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रुबिस्को होता है, ठीक है। अच्छा, जो आपके काम करता है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या है इसके अंदर, हाँ अब अपन देखते हैं कि इसमें इसको भी अपन ने सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोला था, क्योंकि इसके पास भी सेम, बिल्कुल सेम बच्चा, इसके पास भी डबल स्टैंडर्ड, इसके पास भी DS सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है, बता चुकी हूँ। इसके साथ भी है ना राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बता चुकी हूँ मैं ये बात भी, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। इसके साथ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, RNA प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको भी सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चा। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, ध्यान से सुनो। देखो वैसे तो लिखूंगी नहीं मैं, बस ऊपर से बोल रही हूँ। देखो सुनो बच्चा, क्लोरोप्लास्ट भी दो तरीके के होते हैं, है ना। ये हो गया अपने नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट भी बच्चा, हायर प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं, आप इसको रेस्पिरेशन में पढ़ोगे लेकिन फिर भी बता देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और एक होता है अग्रेनल। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ग्रेनम भी दिखेगा और स्ट्रोमा भी दिखेगा, लेकिन अग्रेनल वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा और स्ट्रोमा लेमिला प्रेजेंट होता है, ग्रेनम नहीं प्रेजेंट होता। क्या बोला मैंने, वापस मैं बोल रही हूँ। क्लोरोप्लास्ट दो तरीके के होते हैं, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और एक होता है अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इस क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं जिसमें ग्रेनम भी होगा और स्ट्रोमा भी होगा और स्ट्रोमा लेमिला भी होगा, लेकिन अग्रेनल वाले में ये स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, बाकी स्ट्रोमा भी प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा लेमिला भी प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा कहाँ प्रेजेंट होता है, याद करो रेस्पिरेशन में C3 और C4 प्लांट्स की मीजोफिल सेल्स में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है और C4 प्लांट के बंडल शीट में अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर ध्यान नहीं है तो मैं लिख देती हूँ बच्चा, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं है वैसे तो देखा जाए तो। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रेना भी होता है, स्ट्रोमा भी होता है और स्ट्रोमा लेमिला भी होता है, ठीक है। अग्रेनल में स्ट्रोमा होगा और स्ट्रोमा लेमिला होगा। अग्रेनल आ गया तो ग्रेना प्रेजेंट ही नहीं है। चलो इसके साथ साथ और क्या होता है, अभी कहाँ प्रेजेंट होता है ये बता देती हूँ मैं, सुन लो ध्यान से, है ना। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, C3 एंड C4 प्लांट्स की मीजोफिल, नॉर्मली सभी प्लांट्स में यही वाला आपको मिलेगा मीजोफिल सेल्स में, लेकिन अग्रेनल वाला C4 के बंडल शीट में। यही तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है C4 प्लांट का, अगर ध्यान हो तो बंडल शीट प्रेजेंट होता है C4 प्लांट में, यही तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो इसमें नहीं होता। आया समझ में। तो मतलब ग्रेनल वाला C4 में भी है और C3 में भी है, लेकिन अग्रेनल वाला सिर्फ C4 के अंदर मिलेगा आपको। ये आपके एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा तो नहीं था वैसे, बुक में लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो ये बात तो अगर इसमें ग्रेनल है तो इसमें लाइट रिएक्शन होगी और डार्क भी होगी, लेकिन इसके अंदर कौन सी होगी, सिर्फ इसमें लाइट रिएक्शन नहीं होगी, इसमें क्योंकि ग्रेना ही नहीं है ना। खैर ये अपना आगे का टॉपिक है, तो एक बार इसको देख लो। और इसको भी अपन क्लोरोप्लास्ट को भी अपन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का DNA होता है, राइबोसोम होता है, RNA होता है, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट है क्योंकि इस पर कुछ एंजाइम जैसे नहीं होते डिवाइड करने के लिए, जो डिवाइड कर सके खुद से, जैसे सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको सेमी। तो दो क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। अब रट जाना चाहिए तो रट गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड नहीं, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट इज ऑल्सो अ सिंगल मेम्ब्रेन, बट क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ठीक है। तो ये था अपना क्लोरोप्लास्ट वाला। तो जितने आ सकते थे मैंने आपको चीज़ बता दी, है ना। और ये ध्यान रखनी है आपको। और हाँ, एक बात तो आपको मैंने बताई दी कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जैसे 70S टाइप के होते हैं। तो बात आपको ध्यान है, मैं बताई चुकी हूँ, ये बात आपको ध्यान है। ये क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखे तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो बता दें, ठीक है। चलो, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया भी कंप्लीट कर लिया, क्लोरोप्लास्ट भी कंप्लीट कर लिया। जहाँ जहाँ से आ सकते थे मैंने जितना आपको बता दिया उतना तो ध्यान रख लेना। अच्छा, इसका नंबर पूछे, देखो वैसे तो नहीं पूछा है, अगर थैलेकोइड के अंदर जो क्वांटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं अगर इसका नंबर पूछे तो देखो एक थैलेकोइड में 230 से 250 तक नंबर इनके पाए जाते हैं। आए बहुत पहले आते थे, अब नहीं आते थे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप छोड़ो, इसको याद भी मत रखना, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लेना कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर इसमें लाइट हार्वेस्टिंग चैन इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, क्लियर। तो चलो
तो अपन ने क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर कोशिश करेंगे कि बच्चा न्यूक्लियस वाला अपन को अच्छे से पढ़ना है, वो थोड़ा लेंथी जाएगा बट कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगी, जैसे इसमें ऐसे पढ़ा ना वैसे अपन उसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ न्यूक्लियस के साथ साथ जैसे सेंट्रियोल बच गया थोड़ा बहुत है ना, सीलिया फ्लैजिला है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स और साइटोस्केलेटन वाला ये टॉपिक बचा, तो हो जाएगा, अपना टेंशन नहीं लेना, बी पॉजिटिव और भरोसा रखो हो जाएगा। तुम भी थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ लेना इसको, ठीक है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी है, मैं छाट के लेकर आई थी वही चीज़ें जो आपके आ सकती है, जो आ रखे, तो थोड़ा तुम भी मेहनत कर लेना, बहुत मेहनत लगती है बच्चा, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर लेना प्लीज़। एनसीईआरटी मैंने कुछ नहीं बोली, बस आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, और अगर वो डाउट हो वैसे तो आ जाएगा, अब तो समझ में आपको, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।